सो लेट्स स्टार्ट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन एमआरसीजी के लिए इतनी ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती। अच्छी बात इसकी ना ये है, जो आपकी मेजर डोमेन्स हैं वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इन सब कॉन्ट्रासेप्शन का पर्ल इंडेक्स, और इंडेक्स क्या होता है, इसके अलावा यूके मैक क्राइटेरिया एंड मिस्ड पिल क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपकी डोमेन्स हैं। और कब कब कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन हम स्टार्ट करें तो इफेक्टिव होती है ये भी। तो मैं जब पीपीटी शेयर कर लेती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन की बेसिक सी चीजें कि पर्ल इंडेक्स क्या होता है। देखिए, हर चीज का सक्सेस रेट देखते हैं, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन ऐसी एक सिचुएशन है, इसमें फेलियर रेट देखते हैं। और फेलियर रेट देखने के लिए एक इंडेक्स है, उसका नाम है पर्ल इंडेक्स। तो अगर किसी चीज का सक्सेस रेट अच्छा है तो इट्स मीन फेलियर रेट कम है। तो अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अच्छा है तो पर्ल इंडेक्स कम होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ फेलियर रेट, कि एक मेथड जो है 100 खवातीन इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो और वो जो है उसमें से कितनी प्रेग्नेंट होती हैं, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी की होती है। तो वो मेथड फेल हो गया ना, उन्होंने वो मेथड इस्तेमाल किया, 13 मंथ्स इस्तेमाल किया, और फिर उसमें से 100 में से कितनी खवातीन फेल हो गई। ठीक है, लेट्स सपोज 2 फेल हो गई, तो पर्ल इंडेक्स कितना होगा, 2%। तो पर्ल इंडेक्स जो है वो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पर 100 वुमेन ईयर्स इज अ कॉमन मेजर यूज्ड टू समराइज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस। तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोयर। ठीक है, एक्सपोयर टोटल नंबर ऑफ कितने मंथ्स का, 13 साइकिल्स का, मतलब 13 मंथ्स का, क्योंकि कैलेंडर लेयर है वो मून वाले लेते हैं, 28 डेज का लेते हैं ना, 30 का नहीं लेते। तो और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो ये आपका एमसीक्यू है कि बर्ल इंडेक्स जो है ना वो कैसे मेजर करते हैं। और मैं तो मुझे ये और वो जो टेस्टोस्टेरोन में की फ्री लेवल्स मेजर करने के लिए सेक्स हार्मोन बॉन्डिंग ग्लोबुलिन मेजर करते हैं, वो ये दोनों मैंने काफी देखी हैं आपके रिकॉर्ड्स में। अच्छा, तो अब इतने सारे मेथड हैं, तो सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा वो है जिसका फेलियर रेट सबसे कम है। तो इम्प्लानॉन टॉप पे है, 0.05, कितना कम है ना। और फिर इसके बाद है विजेक्टमी 0.1, फिर इसके बाद है माइरीना 0.2, फिर इसके बाद है बीटीएल 0.5। अगर हम बीटीएल को कंपेयर करें ना माइरीना से, माइरीना अच्छी नहीं है, मतलब एक पेशेंट है कार्डियक है, उसको इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगी, माइरीना ही होगी ना, बीटीएल से भी इफेक्टिव है। ठीक है, कॉपर इसके बाद है 0.6। तो आप ये पहले टॉप वाली याद रखें। और सबसे गंदी कौन सी, सबसे गंदी कौन सी है, सबसे गंदी है स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, 29% इसका जो है ना फेलियर रेट है। देखिए, फेलियर रेट के भी टिपिकल यूज और परफेक्ट यूज है, मतलब आइडियल कंडीशन में कितना फेलियर रेट है और प्रैक्टिकल कंडीशन में कितना है। जो मेथड्स आप रख देते हो सालों के लिए, तो उनका तो टिपिकल और परफेक्ट एक ही जैसा है ना। जैसे इम्प्लानॉन 3 साल के लिए रख दी, इसका टिपिकल भी एक जैसा है, परफेक्ट भी। लेकिन अगर ये ओसीपी खा रही है तो इसमें मिस्ड पिल्स आ जाएंगी। तो टिपिकल यूज में तो फेलियर रेट 8% तक है इसका, जबकि आइडियल सिचुएशन में कि मिस ना करे लोग, जो पॉसिबल नहीं है, 0.3 है। ठीक है, तो ये होता है टिपिकल यूज पर्ल इंडेक्स एंड इफेक्टिव परफेक्ट यूज पर्ल इंडेक्स। और परफेक्ट यूज पर्ल इंडेक्स एंड टिपिकल यूज पर्ल इंडेक्स ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देते हैं, उनमें अच्छा है, क्योंकि उनमें मिस्ड पिल नहीं आती। जो रोज खानी पड़ती है उनमें उनमें बुरा है, क्योंकि भूल गए तो फिर प्रेगनेंसी हो गई, पर्ल इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो याद कर लें, इसका एक निमोनिक है EICTC। तो इम्प्लांट सबसे ज्यादा, फिर मेल को आउट कर देना, मेल दूसरे नंबर पे ओवरऑल है, लेकिन फीमेल में EICTC है, ECTC कर ले। तो इटोनोजेस्टिल इम्प्लांट या इम्प्लानॉन, फिर IUCD सिस्टम, फिर IUD कॉपर, फिर BTL। ठीक है, चलें, तो कॉन्डम्स का 2 है सबसे ज्यादा है इसमें। तो वेरी इफेक्टिव कौन से हो गए, इम्प्लांट और ऑब्वियसली IUCDs। और जो सही हैं जैसे रिंग्स हैं, जो एक जो है चल पड़ती हैं 3 वीक्स के लिए, पैचेस हैं जो वीकली चल पड़ते हैं, या डंपा इंजेक्शन हैं जो मंथली
3-4 महीने के लिए चल पड़ते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन सबसे गंदी फिर कौन सी है? डायाफ्राम, कॉन्डोम्स, ठीक है, पुलिंग आउट या विथड्रॉल मेथड के जैसे इजैकुलेशन हो तो आप बाहर रिलीज हो जाओ, या फिर क्लिंटर मेथड के ओवुलेशन डेज में कॉन्ट्रासेप्शन आप जो है ना वो परहेज करें क्वाइटस से। जो टोटल वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ना, उसमें ये है कि जैसे ओवुलेशन होती है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो सर्वाइकल डिस्चार्ज चेंज हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन, तो ये ज्यादा हो जाता है इलास्टिक, इसको कहते हैं स्पिन बार्किट डिस्चार्ज, स्पिन बार्किट फिनोमेना। ये क्यों होता है? बिफोर ओवुलेशन जो है ड्यू टू गुड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाती है ना, एस्ट्रोजन का सर्ज आता है अराउंड ओवुलेशन, वरना फिर ओवुलेशन के बाद ठीक होती है। लेकिन ओवुलेशन के टाइम जो है ना ऑब्वियसली अंडे की फर्टिलाइजेशन होनी होती है, तो फीमेल के में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो विजाइनल चेंजेस में सर्वाइकल डिस्चार्ज भी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन, स्पर्म्स की एंट्री फैसिलिटेट करने के लिए। तो एक और मेथड है कि एस्ट्रोजन की वजह से वुमेन का सलाइवा चेंज हो जाता है। अगर उसको स्लाइड के नीचे देखें तो अगर फर्निंग मेथड नहीं है, फर्न नजर नहीं आते, तो उसका मतलब है फर्टाइल पीरियड्स चल रहे हैं, ठीक है। और अगर फर्निंग हो रही है तो ये सॉरी, अगर नो फर्निंग, इसका मतलब है ओवुलेशन टाइम गुजर चुका है। अगर फर्निंग हो रही है ना तो इट्स मीन ये फर्टाइल डेज है। तो ये भी क्रूड मेथड है, कौन इतने चोचले करे तो ये मेथड अब यूज नहीं होते। या टेम्परेचर देखना शुरू कर दो अपना कि ओवुलेशन के बाद टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो इन सारे मेथड्स में पर्ल इंडेक्स फिर ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि फीवर की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। डिस्चार्ज को क्वांटिफाई करना एक पेशेंट, आम पेशेंट के लिए मुश्किल है, क्या वो फर्निंग टेस्ट कराती फिरेगी? तो सारे ऐसे ये मेथड्स इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। साइकिल रिदम मेथड्स हैं, टेम्परेचर मेथड है, ये बस आप नाम याद कर लें, ठीक है। ये बस नाम, इसमें ये है कि ये चार्ट आ सकता है कि टेम्परेचर में क्या से आप बताते हैं कि रेज टेम्परेचर है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि 3 नॉर्मल टेम्परेचर्स देखे, ठीक है, जो कि प्रीवियस 6 टेम्परेचर से हाइयर हो। जैसे ये अगर अराउंड 14-15 डे अगर हम फिक्स करते हैं ओवुलेशन, तो पहले 6 टेम्परेचर्स कम है मेजरमेंट्स, और ओवुलेशन के बाद 3 टेम्परेचर रीडिंग ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक दिन के बाद टेम्परेचर राइज कर रहा है विदाउट एनी इन्फेक्शन, तो ओवुलेशन हो चुकी है। इसको कहते हैं 3/6 रूल। हाँ, फिर परसोना मेथड है, इसमें एलएच सर्च देखते हैं किट के थ्रू। रेड आता है तो उसका मतलब है क्वाइटस ना करें, ग्रीन आता है तो गो, येलो तो इसका मतलब है दोबारा सैंपल लें, दोबारा डालें किट में यूरिन। लार का मतलब ये है कि वो सारे मेथड्स जो लेस फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हो, डेली इस्तेमाल ना हो, सारे लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स हैं। तो डेली मेथड्स में फिर ओसीपीज और पीओपीज और कंडोम्स, डायाफ्राम्स, ठीक है, यही आएंगे। तो ये टेम्परेरी मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे आना प्रेस है, डंपा का इंजेक्शन है, सबकुटेनियस देते हैं, जडेल है इम्प्लांट, ये इम्प्लानॉन है, ये भी इम्प्लांट है। सबसे अच्छा पर्ल इंडेक्स है इसका, ये कार्पेटी है, ओके। तो ये थोड़ा सा ना ओवरव्यू हो गया कॉन्ट्रासेप्शन का। तो अब हम चलते हैं, यस, हाँ, अब यूके में क्राइटेरिया क्या होता है? वो सारे मेथड्स जो यूके मैक 1 में आते हैं ना, वो सारे सेफ हैं, वी कैन इजिली गिव देम। यूके मैक क्राइटेरिया इफेक्टिवनेस के लिए नहीं है, यूके मैक क्राइटेरिया सेफ्टी के लिए है। बीइंग सेफ इज डिफरेंट एंड बीइंग इफेक्टिव इज डिफरेंट। तो आपसे कहूँ मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, तो इम्प्लांट है, लेकिन मे बी यूके मैक में वो उस पर्टिकुलर मेडिकल सिचुएशन में यूके मैक 2 या 3 हो, तो दो बोथ कैन वेरी, तो दोनों को अलग अलग ही पढ़ना है आपने। तो यूके मैक 1 बिल्कुल ओके, यूके मैक 2 एडवांटेजेस ज्यादा हैं, यूके मैक 3 डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। यू कैन यूज अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट यूके मैक 4 डिसएडवांटेजेस ही डिसएडवांटेजेस हैं, नेवर एवर ये मेथड देना ही नहीं, ठीक है। तो यूके मैक 1 में दे सकते हैं, 2 में एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो ठीक है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स बर्दाश्त हो जाएंगे, 3 में साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, लेकिन अगर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो फिर वो
कड़वा घूंट पिया जा सकता है, लेकिन 4 में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यूके में क्राइटेरिया प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हम देखते हैं, ये बड़ा तंग करता है। तो ये सारे मेथड्स ऊपर लिखे हुए हैं, कापर्टी, मायरीना, इम्प्लांट, डंपा, पीओपी एंड सीएचसी, ये सारे ऊपर मेथड्स लिखे हुए हैं और यहाँ लिखी हुई है कंडीशन। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग है, एक पेशेंट है जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यूके मैक 4 ये है कि शी कैन नेवर यूज दिस मेथड बिफोर 6 वीक्स। अब कॉन्ट्रासेप्शन में आप देखें 4 ही है ना, नेवर के साथ कभी भी नहीं देना, ओसीपीज कभी भी नहीं देने एक ऐसी पेशेंट जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है विद इन 6 वीक्स। तो विद इन 6 वीक्स ब्रेस्ट फीडिंग में ओसीपीज नेवर नेवर नेवर। ठीक है, अच्छा, और विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 3 वीक्स नेवर नेवर नेवर, मतलब 6 का आधा हो गया विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग, ये एमसीक्यू है। ठीक है, हाँ, अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीड करवा रही है और यूके मैथ 1 या मोस्ट इफेक्टिव मेथड पूछते हैं, तो ये देखें, ये 1 तब आता है जब 6 महीने हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने के बाद ओसीपीज यूके मैथ 1 है, प्रेफर्ड है, बल्कि अच्छा है, सच्चे के मतलब कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी पेशेंट जो ब्रेस्ट फीड करा रही है विद इन 6 वीक्स नेवर गिव ओसीपीज। ठीक है, एक ऐसी पेशेंट जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही विद इन 3 वीक्स नेवर गिव ओसीपीज। I don't know why students feel so much difficulty here, but if you will see remember like that 6 का half 3 breastfeeding without breastfeeding never never never, तो याद हो गया। और फिर ओके, मतलब ग्रीन गो जा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, यूके में है, तो वो कब है, ब्रेस्ट फीडिंग में 6 मंथ के बाद, और विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग में 6 वीक्स के बाद। आधा नहीं है, 6 है दोनों में, उसमें 6, इसमें भी 6, उसमें 6 महीने हैं, इसमें 6 वीक्स हैं, और जो इनके दरमियान में ड्यूरेशन है वो कैन है, कैन मतलब यू कैन गिव इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो इसका मतलब एक कंडीशन ऐसी आती है कि एक पेशेंट ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही, तो मिनिमम टाइम कब है जब वो ओसीपीज दे सकती है, तो 3 वीक्स के बाद, 21 डेज के बाद शी कैन, ये भी एमसीक्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। अच्छा, फिर कंडीशन हम छोड़े, इसको मैंने करा ही दिया। आईयूडी इन पोस्टमार्टम, ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको जानना चाहिए कि डिलीवरी के बाद कापटी कब रखना है। अब पेशेंट जो डिलीवर हो जाती है ना, हम पोस्ट प्लेसेंटल कापटी रखते हैं ना, प्लेसेंट आउट करते फौरन, आजकल चल रहा है पीपीआईयूसीडी। ठीक है, 48 आवर में रख सकते हैं, और चाहे सिजेरियन है चाहे एनवीडी है, और 4 हफ्ते के बाद भी रख सकते हैं। तो 48 मतलब 2 दिन से लेके 4 हफ्ते तक या 28 डेज तक बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है, ये देखते हैं इसको, एक ऐसी पेशेंट, अब मैंने कहा कंडीशन देखी, कंडीशन क्या है, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम सेक्शन के बाद भी है और एनबीडी के बाद। अब होता क्या है, वो ट्रिक क्या करते हैं एग्जाम में, वो कहते हैं सिजेरियन सेक्शन के सेकंड डे पे आइए, और वो कह रही है मैंने कापटी रखवानी है, तो क्या रखोगे, हाँ ना, यूके में 1 है विद इन 48 डेज, तो रख देंगे, क्या रोने पिटने की जरूरत है। तुम कहते हो नहीं नहीं सिजेरियन हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो 4 कब है, 4 है सेप्सिस में, एक पेशेंट जो सेप्सिस में है ना, तो पोस्टमार्टम पोस्ट अबार्शन कभी भी अंदर यूट्रस के कुछ नहीं रखना, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, विद इन 48 डेज यस यस यस, और आफ्टर 4 वीक्स यस यस यस, एंड बिटवीन दिस टाइम you can if there is no alternative, never 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 sepsis। ठीक है, तो ये आपका पोस्टमार्टम हो गया। ओके, इनिशिएशन मेथड ये होता है कि किसी मेथड के स्टार्ट करने पे क्या यूके मैक है, या किसी मेथड सी से होता है कंटिन्यू करने पे क्या यूके मैक है, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियोवास्कुलर में ओसीपीज को ही देखना है, बाकी सब चीज ठीक है, दे सकते हैं, ओसीपीज के ज्यादा लांझे है ना, वरना यूके मैक इजी है, ओसीपी ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है, तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ओसीपीज मोर। तो देखें, वट एवर इज वेट, ओसीपी कभी भी यूके मैक 4 नहीं हो रही, तो किसी भी बीएमआई पे ओसीपी दिया जा सकता है इफ देयर इज नो रिप्लेसमेंट। ठीक है, हाँ 30 से कम पे 1 है,
35 तक 2 है और 35 के बाद 3 है, और 3 तक तो हम कंसिडर कर सकते थे ना। तो अगर अब आपको चूज करना पड़े ओसीपीज मोटी औरत में रखना है या उस औरत में रखना है जिसको माइग्रेन विद ऑरा है, ठीक है, विद इन 5 ईयर, या जिस जो हाइपरटेंसिव है 160 100 से ज्यादा बीपी, वो तो फिर यूकेमेक 4 है, उससे बेहतर है मोटी में रख दें, वो चलो 3 तो है, ठीक है। आर्गन ट्रांसप्लांट में भी कोई मेथड 4 नहीं है, एनीथिंग कैन बी प्लेस्ड। मल्टीपल कार्डियो रिस्क फैक्टर्स है ना, सच है स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो कंट्रोल्ड है उसमें भी सब कुछ रख सकते हैं। ओसीपी वेल 3 है। तो सबसे सेफ क्या है आप देख रहे हैं ना, सबसे सेफ हर जगह आपने देखना है वो कॉपर टी आ रहा है, क्योंकि कॉपर टी नॉन हार्मोनल है, ये सिर्फ सेप्सिस में नहीं रखना था हमने, ठीक है, या ऐसी पेशेंट जिसमें कॉपर एलर्जी है या जिसकी बाइकार्बोनेट यूट्रस है ना, फिर उसके 2 यूट्रस में रखना मुश्किल है, रख सकते हैं वैसे यूकेमेक 4 नहीं है। तो हाँ, अब हमने ओसीपीज पे अगर हम फोकस करें तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज में कॉम्प्लिकेटेड जो कंडीशन थी ना दिल की, उनमें ये 4 है, बिल्कुल भी नहीं रखना। एक पेशेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ आ जाए और एक पेशेंट आ जाए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को ओसीपी दे दे, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेटेड सीवियर कार्डियोवास्कुलर वाले को कभी भी नहीं देना, क्योंकि ये 4 है। इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन वाले को कभी भी ओसीपीज नहीं देने, आर्टेरियल फिब्रिलेशन वाले को कभी भी ओसीपीज नहीं देने, ठीक है। और ये एक पेशेंट माइग्रेन विद ऑरा एट एनी एज विद इन 5 ईयर कभी भी नहीं देने। तो ये आपके बजवर्ड है, यही आते हैं आपके एग्जाम में, यूकेमेक 4 वाले ओसीपीज के साथ। ओसीपीज बड़ा फेवरेट है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो हमने क्या देखा, ओसीपीज कभी भी नहीं देना। ब्रेस्ट फीडिंग 6 वीक्स और विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 3 वीक्स। फिर हमने देखा कि मल्टीपल कार्डियक रिस्क फैक्टर्स जो कॉम्प्लिकेटेड है उनमें नहीं देना। फिर हमने देखा माइग्रेन में दौरा में नहीं देना। फिर हमने देखा एट्रियल फिब्रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। माइग्रेन विद दौरा में नहीं देना 4 है, माइग्रेन विद दौरा 4 है, ओसीपीज नहीं देनी, ठीक है। ओके, एपिलेप्सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपिलेप्सी में बताती हूँ, देखो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स होती हैं, ओसीपी कोई, अगर हम कोई एंजाइम इंड्यूसर खाएंगे, ओसीपी है तो स्टेरॉइड लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होगा, और ऐसी दवाई जो लिवर को फास्ट कर रही है वो तो ओसीपी को जल्दी ब्लड से निकाल देगी, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, वो तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो फिर ना देना उसको ओसीपी या पीओपी, जो भी हार्मोन्स हैं, तो ऐसी चीजें दें जो लिवर में जाती नहीं है, बाईपास करती हैं लिवर को, ठीक है, जैसे कॉपर टी है, माइरिना है, ठीक है, या डंपा है। डंपा भी आपको लगेगा डंपा हार्मोन है, लेकिन डंपा जो है ना इम्प्लांट से बेहतर है, एटलीस्ट ये एंजाइम इंड्यूसर से अफेक्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। हाँ, अगर एक पेशेंट एपिलेप्सी में देखें, पेशेंट की सेफ्टी पे नहीं जा रहे हम, मसला ये कि फेल हो जाएगी ये, इसलिए नहीं दे रहे, तो इसलिए यूकेमेक 4 नहीं है, ये 3 तक है, ठीक है। बस आगे पेशेंट को कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है तो उसी पीस पे देंगे, तो फिर हाई डोज करके दे देंगे, 30 की बजाय 50 दे देंगे। दूसरा मोलर में एक इम्पोर्टेंट आता है एमसीक्यू, मोलर प्रेगनेंसी में कोई भी मेथड दिया जा सकता है, सिर्फ एक मेथड नहीं दे सकते। देखिए मोलर यूट्रस के अंदर है ना, सेप्सिस यूट्रस के अंदर यूकेमेक 4 था, तो सारी प्रॉपर्टीज जो सेप्सिस में यूकेमेक 4 है, तो मोलर में भी वो अच्छी तो नहीं है ना। लेकिन यूकेमेक 4 सिर्फ वो मोलर है जिसमें बीटा एचसीजी राइजिंग है, अगर नॉर्मल है तो फिर ये 1 है, बाकी सारे 1 है। अगर डिक्रीजिंग है तब भी 3 है। तो सिर्फ नेवर 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 मोलर कापाटिया माइरिना व्हेन बीटा एचसीजी इज राइजिंग, आर जीटीएन, जीटीएन कहते हैं कैंसर्स को, जैसे कोरियोकार्सिनोमा, इन्वेजिमोल्स। मोलर प्रेगनेंसी तो प्री कैंसरस कंडीशन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर enzyme inducers and progesterone only contraceptive. If the patient is already taking enzyme inducer, then follow only progesterone only contraceptive. Do not use parenteral, do not use injectable. Okay, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, कोई भी हार्मोन नहीं देना है एपिलेप्सी एंजाइम इंड्यूसर में, सिर्फ इंजेक्शन या डंपास देने हैं, ठीक है। या फिर कापटी रखें, क्यों कापटी तो फिर नॉन हार्मोनल है। तो ये एमसीक्यू आता है। फिर आपने याद रखना एंजाइम इंड्यूसर ड्रग हैं कौन सी, जैसे फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, एंजाइम इंड्यूसर है। सोडियम वेलप्रोएट एंजाइम इनहिबिटर है या इनर्ट है। और
एपिलेप्सी में सोडियम वेलप्रेट सबसे गंदी है टेराटोजेनिसिटी में, बट इट इज नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर। ये आपने दिमाग में बिठा लो, ऐसे बहुत एमसीक्यूज ठीक होंगे। ठीक है, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, फार्बिटालिन में या तो ओसीपी देना नहीं, पीओपी देना नहीं, इम्प्लांट देना नहीं। ठीक है, अगर ओसीपी पीओपी देना है तो फिर डोज हाई करनी है। हाइपरटेंशन में देख लो, अब आपको लगेगा डायबिटीज ओसीपी के लिए बुरी है या हाइपरटेंशन बुरी है। डायबिटीज में मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी आ जाए ना, तब भी वो यूकेमेक 3 में है, जबकि हाइपरटेंशन 160-100 पे यूकेमेक 4 है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन 160-100, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, सारे स्ट्रोक, सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस, एट्रियल फिब्रिलेशंस, ऑल आर नेवर 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 यूकेमेक 4 विद ओसीपीज। ये 160-100 नहीं है, 160-110 नहीं है, 160-100 है, ये ठीक करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज में कोई भी आप देख लें, यूकेमेक 4 नहीं है, सारे 1 2 3 3 3 तो दे सकते हैं। हाइपरटेंशन में तो यूकेमेक 4 आ गई ओसीपी। ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे देयर। बहुत एमसीक्यूज आते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म तो उनका फेवरेट है, वारफरीन उनका फेवरेट है, ओसीपी उनका फेवरेट है। तो लेट्स सी व्हिच कम्स इन यूकेमेक 4 विद वीटी। एक ऐसी पेशेंट जिसको वीटी की हिस्ट्री है, नेवर 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 ओसीपी। करंट वीटी है, नेवर 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 ओसीपी। एक पेशेंट जिसकी मेजर सर्जरी हुई है और वो काफी देर तक मोबिलाइज भी नहीं है, नेवर 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 ओसीपी। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगी ना। वेरिकोज वेन्स चुन्नी से डिजीज है, इसमें देखिए 1 है, ये दे सकते हैं, या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में भी दे सकते हैं। तो लेकिन एक ऐसी पेशेंट जिसमें हाई रिस्क म्यूटेशंस हैं, जैसे फैक्टर 5, एंटीथ्रोम्बिन 3, इसमें भी नेवर 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 ओसीपी। तो हमने देखा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म किसी पेशेंट को हुआ है पहले या अब, या वो उसकी मेजर सर्जरी हुई है, हिलती जुलती नहीं है, और ऐसी पेशेंट जिसकी फैमिली हिस्ट्री है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं, फैमिली हिस्ट्री है और उसको भी म्यूटेशंस पॉजिटिव है, नेवर 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 ओसीपी। टेस्ट आप सब में देख लें, कापटी यहाँ भी यूकेमेक 1 है सब में। तो मोस्ट सेफ कापटी आ रही है हर जगह यूजुअली, और एग्जाम में वो इतना पंगा नहीं करते, एग्जाम में वो ओसीपीजी को टेस्ट करते हैं, वो भी यूकेमेक 4 के साथ। ट्रांसप्लांट में हमने कहा था ना, कोई भी यूकेमेक 4 नहीं है, तो कोई भी नहीं है। तो 3 वाले कौन से हैं? जिनका जो जो मोटे हैं, सॉरी जिनकी जो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्ट है, बस। हाँ, समरी है, want to get pregnant can use OCPs, POPs, not to use IUD, implants, Depo-Provera। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखें, अगर एक पेशेंट जिसको मेनोरेजिया है ना, मेनोरेजिया ब्लीडिंग भी ज्यादा है, तो उसमें हमने इंडिविजुअलाइज करना है, इफेक्टिवनेस भी देखनी है, सेफ्टी भी देखनी है, और जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव कंडीशन है उसको भी तो ट्रीट करना है। मेनोरेजिया के साथ आ गई है तो फिर सबसे अच्छी तो फिर मायरीन है, भूल जाओ कोई और। ठीक है, फाइब्राइड ऐसा है जिसमें डिस्टॉर्शन हो रही है कैविटी की और उसकी वजह से मेनोरेजिया है, तब तो फिर माइग्रेन नहीं रख सकते उसमें, उसी पीस में। ठीक है, माइग्रेन में अगेन कॉपर टी रख दें, अच्छा होता है ये। चलें, तो यही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो अगर किसी पेशेंट को डीवीटी है तो कॉपर टी रखेंगे, उसको कभी भी ओसीपीज नहीं देने, कॉपर टी मरीना दोनों अच्छी हैं। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे अच्छा वही है ना जिसको कोई हार्मोन ही नहीं देता, जैसे कॉपर टी। मारीना यूकेमेक 2 है क्योंकि है तो सही हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन है, और जो बरका है, अक्सर बरका होते हैं वो भी प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव होते हैं ब्रेस्ट में। ठीक है, तो ब्रेस्ट में सारा एक ही यूकेमेक 1 है, वो है कॉपर टी। और एक्टिव ब्रेस्ट कैंसर में सारी ओसीपीज और पीओपीज यूकेमेक 4 है। हाँ, डंपा जो है ना 3 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए देते हैं, 12 वीक्स के लिए देते हैं, 3 मंथ्स के लिए। अच्छा देखो, एक पेशेंट जिसकी एज लेस देन 20 ईयर ओल्ड है, टीन एज में आ जाती है, तो उसमें जो है ल्यूकेमिक 4 तो कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसी पेशेंट जिसकी एज 18 से कम है, जिसकी तो बोन अभी बननी है, तो उसमें डंपा नहीं देते क्योंकि डंपा बोन लॉस करती है। या 45 के बाद नहीं देते डंपा क्योंकि बोन लॉस करती है, वो पहले बेचारी मेनोपॉज भुगत रही है। तो ये बज़वर्ड्स हैं, छोड़ो उसको। सो दैट वाज अबाउट यूकेमिक। ठीक है, अब हम आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे।
अच्छा, जो आपके कॉन्ट्रासेप्शन तो बड़ा ही एक सिंड्रोम है ना, जब आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बट अभी आपके लिए पार्ट 1 के लिए जो मैं बता रही हूँ, बस ये इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। जो ओसीपीज की स्टैंडर्ड डोज है उसमें 35 माइक्रोग्राम एस्ट्राडायोल होता है और लीवोनार्जेस्ट्रिल या नारेथिस्ट्रोन में से कोई एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है। अच्छा, जो का सीएचसी है, डंपा इम्प्लांट या डेजोजेस्ट्रिल, डेजोजेस्ट्रिल अभी अभी 2019 में आई है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। पहले कभी भी नहीं सुना होगा आपने, बट ये नई चीज है तो याद रख लें। पीओपी जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक स्टैंडर्ड ओपी जिसमें लीवोनार्जेस्ट्रिल होती है, एक पीओपी है क्लैरा, और तीसरी, नहीं सॉरी क्लैरा नहीं, सीरोजेटी है, ये इफेक्टिव है, मतलब इसका प्रोटेक्शन टाइम ज्यादा है। और थर्ड वन जो नहीं आई है, हाल तो एनएचएस ने इसको तो ओके कर दिया है लेकिन अवेलेबल अभी नहीं है, बट गाइडलाइन में छप गई है तो आपने करनी है। 3 तरह की पीओपीज हैं और ओसीपीज भी 3 तरह की आ गई हैं, 3 तरह की पीओपी 3 तरह की ओसीपीज। बट आपने याद रखना है कि एक्सेप्ट ट्रेडिशनल पीओपी सारी की सारी ओरल पिल्स इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन कराती हैं। दिस इज देयर प्राइमरी मैकेनिज्म। एग्जाम में प्राइमरी मैकेनिज्म ही आएगा ना, तो वो आपने बता देना। पीओपीज मैंने बोला ना, एक्सेप्ट पीओपी ट्रेडिशनल, वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती है। आईयूसीडीज, आईयूसीडी जब कहेंगे तो वो कॉपर टी है। आईयूएस या सिस्टम बोलेंगे, जहां एस आ जाएगा ना तो वो एलएनजी होता है, लिवोनार्जेस्ट्रिल मायरीना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही इम्प्लांटेशन को कुछ भी नहीं कर रहे। तो आईयूसीडी कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, स्पर्म्स को टॉक्सिक कर देता है ना, काबिल ही नहीं करता फर्टिलाइज करने के। मेन मैकेनिज्म इसका ये है। जबकि मायरीना टॉक्सिक नहीं है, ये जब एम्ब्रियो बन जाता है ना उसको इम्प्लांट नहीं होने देती क्योंकि एंडोमेट्रियम थिन हो जाती है। एंडोमेट्रियम शुड बी 7 mm एटलीस्ट इम्प्लांट फॉर इम्प्लांटेशन, वो नहीं होती तो बच्चा नहीं बनता। तो दिस इज देयर प्राइमरी मैकेनिज्म। सारी ओरल पिल्स क्या करती हैं, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन एक्सेप्ट स्टैंडर्ड पीओपी, क्योंकि वो सर्वाइकल म्यूकस थिक करती है। कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती है और मायरीना एंडोमेट्रियल एट्रोफी कराती है। ये $1 मिलियन कॉन्सेप्ट है, इतनी दफा एग्जाम में आता है और उल्टे सीधे क्वेश्चन बच्चे लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इसी तरह आपने याद करना है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, छोड़ें इसको। हाँ, तो ये तो मैंने अभी करा ही दिया ना आपको। डंपा, डंपा भी इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन कराता है। चलिए अब हम आ जाते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पास ना 2 तरह की है, एक खाने वाली और एक अंदर रखने वाली। अंदर रखने वाली कॉपर टी है, मायरीना नहीं है। मायरीना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, आल्दो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है लेकिन नहीं है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ कॉपर टी है। और जो ओरल है इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो लिवोनार्जेस्ट्रिल या यूलिप्रेस्टिल एसीटेट। दोनों की दोनों ओवुलेशन इनहिबिट करती हैं, जबकि कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती है और सेकेंडरी सपोर्टिव इसका फंक्शन है इम्प्लांटेशन। तो अगर एक पेशेंट जिसकी ओवुलेशन हो गई है और तब उसका उपसी हुआ है तो उसको लिवोनार्जेस्ट्रिल देंगे? अफेक्टिव तो नहीं है, दे सकते हैं ऑब्वियसली लेकिन अफेक्टिव नहीं है। तो अफेक्टिव आफ्टर ओवुलेशन आपने एक पेशेंट जिसका 15 या 16 डे पे आ जाएगी ना उपसी, आंखें बंद करके कॉपर टी चूज करना है। हाँ, बिफोर ओवुलेशन आई है तो फिर फर्स्ट लाइन ओरली होती है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव एट एनी टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बेस्ट इज कॉपर टी। लिवोनार्जेस्ट्रिल सिर्फ 3 डेज के अंदर अंदर उपसी के बाद आए तो इफेक्टिव है। यूपीए, यूलिप्रेस्टिल एसिडेट या कॉपर टी, ये दोनों विद इन 5 डेज हम दे सकते हैं। 99% इफेक्टिव है कॉपर टी। उसके बाद 95% यूपीए इफेक्टिव है। यूपीए है यूलिप्रेस्टिल एसिडेट, प्रोजेस्टेरॉन का जो रिसेप्टर है ना उसको मॉड्यूलेट कर देती है, इसकी वजह से ओवुलेशन को इनहिबिट करती है। तो इसकी एक वजह से ना, इसमें 75 याद रखो, इसकी वजह से एक पेशेंट जो लेट्स सपोज पीओपी खा रही थी, अब उसकी पिल मिस हो गई, पिल मिस भी हुई, उसके बाद उसने उपसी भी कर लिया, अब तो देनी है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो वो प्रोजेस्टेरॉन खा रही है, अगर आप उसको यूपीए खिलाएंगे तो दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा, तो यूपीए इफेक्टिव ही नहीं होगी क्योंकि इसका फंक्शन पीओपी इसको बायस्ड कर देगी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो
ऐसी पेशेंट जो जिसको यूपीए देनी है, शी शुड नॉट टेक बिफोर टेकिंग यूपीए 7 days बिफोर। 7 मतलब बिफोर डेज, ऐसे याद करने कि एक पेशेंट जो पीओपी खा रही है ना, तो उसका पीओपी का और यूपीए खाने का जो गैप है ना, शुड बी 7 days, वरना ये इफेक्टिव नहीं होगी। और ऐसे पेशेंट जिसने यूपीए खा ली है ना, तो उसके 5 days के बाद उसने प्रोजेस्टेरॉन या कोई भी ऐसा ओसीपी जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, या इम्प्लांट उसमें भी तो प्रोजेस्टेरॉन है, वो नहीं देना। तो फिर क्या करेगी इन दिनों में? अब पिछले वाले दिनों को तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उपसी तो अब हुई है, लेकिन अगले वाले दिनों में तो कुछ कर सकते हैं ना। वो लोग क्या करना है कि अगले यूपीए खाने के 5 दिन तक शी कांट यूज पीओपी, शी कांट रिज्यूम एनी अदर मेथड्स जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, तो उसने कॉन्डम मेथड यूज करने हैं 5 days। ठीक है, दैट इज अगेन $1 million क्वेश्चन। बस ये तुम्हारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो चुका है। कॉपर टी इंट्रायूट्राइन है और 5 days के अंदर अंदर रखनी है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन पे एक्ट करती है, तो ओवुलेशन के बाद भी दे सकते हैं। यहाँ लिखा है कि विद इन 5 days ऑफ उपसी या आफ्टर अर्लीस्ट एस्टिमेटेड डेट ऑफ ओवुलेशन। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट है, उसकी डे 6 पे उसने उपसी कर लिया और वो आई आपके पास डे 13 पे है, तो उसका मतलब क्या है? डे 13 पे ओवुलेशन तो नहीं हुई, तो विद इन 5 days ओवुलेशन रख सकते हैं यूपीए, है ना। हाउ अमेजिंग। वरना आपको लगेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उफ अल्लाह 7 दिन हो गए उपसी के, इसको तो नहीं रखनी 7 दिन। भाई दूसरा चेक भी तो है ना, एस्टिमेशन ऑफ ओवुलेशन का, रख सकते हैं। ठीक है, तो ओवुलेशन के टिल 19 days तक रख सकते हैं यूपी कॉपर, व्हाई नॉट। अच्छा, फिर तो इसका मतलब ये है कि उपसी अगर विद इन 120 आवर्स या 5 days है, तो व्हाट वी हैव चॉइसेस बिफोर ओवुलेशन यूपीए एंड आफ्टर ओवुलेशन आईयूसीडी एंड ओवरऑल भी आईयूसीडी। बट एलएनजी का कोई काम नहीं है, एलएनजी विद इन 72 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन अगेन कॉपर टी, बट अगर कोई चॉइस नहीं है तो आफ्टर ओवुलेशन भी दे सकते हैं, बट वी विल काउंसिल द पेशेंट के फेलियर रेट है। उपसी अगर ओवुलेशन के बाद हुई है तो सबसे अच्छा मैंने बोला ना कॉपर टी है। मोटी है ना, या कोई एंजाइम इंड्यूसर ले रही है, उसमें हमने कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन गंदे होते हैं ना, तो फिर डबल डोज कर दें। एलएनजी की जो गोली है 1.5 की होती है, उसको डबल कर दें 3 mg। या सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन हार्मोनल कॉपर टी आपके पास बेस्ट है। तो मोटी औरत में 26 kg BMI से वजन ज्यादा है, या एंजाइम इंड्यूसर ले रही है, तो कॉपर टी रखे ना। बट अगर आपको यूपीए एलएनजी में से कुछ भी चूज करना है, तो फिर एलएनजी डबल डोज दे दे, क्योंकि यूपीए डबल डोज नहीं दे सकते। और कॉपर टी की कॉन्ट्राइंडिकेशन सेप्सिस है, अगर सेप्सिस या इन्फेक्शन है तो फिर तो कॉपर टी आउट होगी, फिर क्या देंगे? फिर ओरल ही है, एलएनजी एंड यूपीए। एंजाइम इंड्यूसर में सबसे अच्छी कॉपर टी और फिर एलएनजी। तो दीज आर योर एमसीक्यूज, बिलीव मी, इससे ज्यादा नहीं आने वाला और ये आपने भूलना नहीं है। तो ये आपका कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल, इसमें से हमेशा एग्जाम में से आता है, अभी जनवरी में भी आया था ये वाला। एक पेशेंट ओसीपी ले रही है तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क 100,000 ईयर में कितना है? 9 से लेके 12 100,000 पर ईयर, पूरा ऐसे लिखा हुआ था। फिर रट्टा मार लो फिर इसको। ठीक है, एक ऐसी पेशेंट जो ना प्रेग्नेंट है ना किसी मेथड पे है, तो जनरल पॉपुलेशन में 2 औरतें 10,000 औरतों में से 1 साल के अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप करेंगी। बट ऐसे पेशेंट जो ओसीपी ले रही है, ठीक है, ये वाली स्टैंडर्ड डोज जिसमें लीवोनॉर्डेस्टिल है, लीवोनॉर्डेस्टिल 2nd जनरेशन पीओपी है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का क्वांटिफिकेशन ओसीपी पे ना हमने जनरेशन देख के करना है, प्रोजेस्टेरॉन की जनरेशन देख के, ये याद रखिएगा। जनरेशन पहली और दूसरी ये वीटीई के लिए फ्रेंडली है, और जो 3 और 4 जनरेशन है ये वीटीई के लिए गंदी है, और सबसे गंदी है यूके ये टाइप 4 जनरेशन जिसमें ड्रॉसपिरिनोन होता है। ठीक है, यस के नाम से आती है, या 3 जिसमें जो होता है सिप्रोटिनोन एसीटेट होता है विद समथिंग, हाँ, डाइन 35 के नाम से आती है। ठीक है, सबसे अच्छी फिर बेटी में
यही देनी है 1 एंड 2 जनरेशन। 1 जनरेशन जिसमें प्राइमोलिन है, नॉरेथिस्ट्रोन, और 2 होती है लेवोनॉर्डेस्टिल कंटेनिंग स्टैंडर्ड ओसीपी जैसे फॉर्मूला में। तो एलएनजी भी ठीक है, नॉर्डेस्टिमेट भी ठीक है, नॉरेथिस्ट्रोन भी ठीक है। 5 to 7 में होता है हर 100,000 वुमेन पर ईयर में। तो कॉपर ओसीपीज कंटेनिंग ईटोनॉर्जेस्ट्रिल रिंग या नोरलजेस्ट्रिल, ये फिर 3rd जनरेशन है। देखिए इसका कितना हो गया, 12 तक आ गई है, 6 से 12। और जो ड्रॉसपेरिनोन है ये 4th जनरेशन है, ये 9 से 12 सबसे हाईएस्ट। तो 4th जनरेशन है, फिर 3 जनरेशन है, फिर 1st 2nd जनरेशन है, और फिर ऐसे जो कुछ खाती नहीं है। लेकिन वट एवर इज द टाइप ऑफ ओसीपी, सबसे गंदा जो टाइम है ना कि औरत की लाइफ में जब वो जिसको विटी हो सकती है, दिस इज परप्यूरियम, प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते के अंदर अंदर 300 से 400 टाइम्स, हाउ मच इट इज। और फिर प्रेगनेंसी है 30 टाइम्स। ठीक है, याद रखिएगा। द रिस्क ऑफ विटी इज हाईएस्ट इन द 4 months फॉलोइंग द इनिशिएशन ऑफ द ओसीपीज। अगर किसी पेशेंट को थ्रोम्बोम्बोलिज्म होना ही है ना तो विद इन 4 months ऑफ टेकिंग ओसीपीज हो जाता है। जबकि कैंसर्स होते हैं लॉन्ग टर्म, याद रखिएगा। एक पेशेंट जो 5 साल खा रही है ना ओसीपीज, उसको कैंसर का रिस्क है ब्रेस्ट का, और विटी का रिस्क विद इन 4 months ही आ जाता है। Ciproterone acetate has 4-fold higher than levonorgestrel OCPs and should be discontinued 3 to 4 months after the complete resolution of the symptoms. देखिए ciproterone acetate डाइन 35 में होता है, हम पीसीओ में देते हैं। आल्दो ओवुलेशन इनहिबिट करती है, लेकिन इसको हम रूटीन में सालों साल तो नहीं चला सकते, क्योंकि फिर तो उसको डीबीटी हो जाएगी। इसी वजह से फैमिला या स्टैंडर्ड ओसीपीजी देनी होती है। तो 3 months देखे इनको बंद करना चाहिए, लिवर खराब भी करती हैं और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, याद रखेंगे। ओके, बाकी मिस्ड पिल पे आ जाए। मिस्ड पिल में एक ऐसी पेशेंट, आप इसमें ऐसे याद रखें, ECP, पहला हफ्ता E, दूसरा हफ्ता C, तीसरा हफ्ता P। पहला हफ्ता E मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा हफ्ता C मतलब कॉन्टिन्यू, P मतलब पिल फ्री इंटरवल ओमिट करना है। तो एक ऐसी पेशेंट जो स्टैंडर्ड ओसीपी की 2 या 2 से ज्यादा पिल मिस करेगी पहले हफ्ते में, उसको देनी है ओसीपी। अगर वो दूसरे हफ्ते में 2 या 2 से ज्यादा, एक की बात नहीं कर रही मैं, 2 या 2 से ज्यादा पिल मिस करेगी जो स्टैंडर्ड डोज है। लो डोज तो एक पिल ही घटिया होती है, उस पर तो एक पिल पे ही एसीपी देनी होती है, और लो डोज देते भी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रही। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ओसीपी। पहले हफ्ते में 2 पिल मिस एसीपी, दूसरे हफ्ते में 2 पिल मिस, कंटिन्यू द पिल्स, तीसरे हफ्ते में 2 पिल मिस, पिल फ्री इंटरवल ओमिट करें, और फिर उसको कहें कि नया पैक शुरू कर दे। और एक और बात बता दूं, एक पेशेंट जो ओसीपीज पे खा रही होती है ना, उसमें कोई एलएमपी नहीं होती। एलएमपी का ताल्लुक सिर्फ तब है जब पहली दफा उसको खिलानी है। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फिर जिंदगी आसान है, वरना फिर पार्ट 2 में भी रोते रहोगे। देखो, हमने एक औरत का अगर हम लेते हैं 1 2 3 से लेके टिल 28 तक का हम साइकिल लेते हैं, अब उसने पहली दफा ओसीपी खाना है या पीओपी खाना है, तो अगर वो विद इन 5 days ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल या एलएमपी ये खा लेगी ना, तो उसको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम दैट डे इट विल बी इफेक्टिव। तो अगर एक पेशेंट जिसने डे 3 पे पहली एक्टिव पिल खाई है, तो उसकी 21 एक्टिव पिल कहाँ बनेंगी? 25 या 4 पे जाके, और फिर वो 7 days का ब्रेक लेगी। फिर वो 7 days का ब्रेक लेगी, 3 दिन ये हो गए, अगेन फिर चौथे दिन पे माहवारी के तीसरे दिन पे शुरू करेगी। तो कैसे आप कह सकते हैं पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता नेचुरल साइकिल का? नहीं करना। एक्टिव पिल के लिहाज से पहला हफ्ता है, पहला हफ्ता आप टेकिंग एक्टिव पिल 7 पिल ले ली, एक हफ्ता इसका तब बनता है। ठीक है, इस तरह स्टार्ट करना है। दिस इज द $1 million कंसेप्ट। नोबडी इज गोइंग टू टीच यू, कोई बुक नहीं बताने वाली, और बस सारी उम्र की खबरी है। ठीक है, तो आपने जिस दिन, अगर वो विद इन 5 days आप मेंस्ट्रुअल साइकिल खा लेती है पिल, तो उसका एक्टिव डे 1 होगा ना जिस दिन खाई है, उससे ऑनवर्ड 21 days तक उसके एक्टिव पिल खानी है। तो जब 7 days पूरे हो गए तो 7 एक हफ्ता हो गया,
फिर 7 से 14 तक हो गए तो दूसरा हफ्ता हो गया, मे बी उस वक्त वो, साहिदा मेरी बात सुनो, हम एक पेशेंट आती है, वो कहती है मुझे ना जो है वक्फे की कोई तरीका बताएं। आपने उसके सारे पूछा कितनी देर के लिए चाहिए, है ना, अफेक्टिव वन, तो वो आपने उसको सारी ऑप्शंस दी, उसने चूज की कि मैं तो ओसीपीज खाऊंगी। फिर आपने दोबारा उससे बातचीत की कि भाई ओसीपीज के साइड इफेक्ट्स भी हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, उसकी हिस्ट्री हमने ली, हमने देखा ठीक है, सेफ है, कोई यूकेमेक 3 और 4 नहीं है, खा सकती है। अब खाएगी कब? तो हम उसे कहेंगे आपकी माहवारी आती है ना, तो माहवारी के 5वें दिन आ जाए और ये पत्ता शुरू कर दे, 7 गोलियां खाए, ठीक है, सॉरी 21 गोलियां खाए, और फिर 7 दिन मत खाए। इन 7 दिनों में उसके हार्मोन फ्री इंटरवल है, इसमें वो ब्लीड कर भी सकती है, नहीं भी करे, व्हाटएवर। 8 फिर 7 दिन के गैप के बाद अगले दिन फिर एक नया पैक शुरू कर ले, यही बोलते हैं ना? हाँ, हम यही बोलते हैं। तो इट्स मीन एक ऐसी पेशेंट जो डे 1 ऑफ LMP पे खा रही है OCP, तो वो 21 डेज उसका यहाँ फॉल करता है ना, अकॉर्डिंग टू हर OCP पे। एक ऐसी पेशेंट जो आपने 5 डे पे स्टार्ट की, क्योंकि विद इन 5 डेज हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके 21 डेज कहाँ बनेंगे? यहाँ जब उसका माहवारी का 25वां दिन होगा, है ना, जब माहवारी का 25वां दिन होगा, यहाँ उसकी 21 गोलियां पूरी हो जाएंगी, तो वो अगले 7 दिन कोई हार्मोन फ्री पिल नहीं खाएगी, प्लेसिबो लेगी अगर कोई है, या नहीं लेगी, ब्राउन पिल्स होती हैं, और फिर 7 दिन के गैप के बाद बाय एनी मीन अपनी पहली एक्टिव पिल ले लेगी। और जब हम कहते हैं ना ओमिट द हार्मोन फ्री इंटरवल, तो 3rd वीक में इससे मुराद ये 7 दिन होते हैं कि ये 7 दिन वेट ना करे, डायरेक्टली अगले दिन नई गोली या नया पत्ता स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो अगर ऐसी पेशेंट जो माहवारी के 5 दिन के अंदर आ गई, उसने OCP या POP खा ली, वो उसी दिन से अफेक्टिव है, शी कैन कंटिन्यू क्वाइटस, उसको एडिशनल मेथड की जरूरत नहीं है, उसका डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनेगा। बट अगर वो 5 दिन के बाद खा रही है तो फिर जो डोमिनेंट फॉलिकल है ना वो बन सकता है। तो इसलिए वो 7 दिन तक जो है उपसी नहीं करेगी, या फिर इमरजेंसी मतलब क्वाइटस नहीं करेगी, या 7 दिन साथ में कॉन्डम यूज करेगी। अब क्लियर है? बता दो। हाँ वह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोबारा रिकॉर्डिंग में सुनना। चलो, और अगर किसी पेशेंट को POP स्टार्ट करना हो ना, तो फिर 48 है, 2 दिन है उसके लिए टाइम। OCP का टाइम इफेक्टिवनेस जब वो इफेक्टिव होगी, ओवुलेशन इनहिबिट करेगी, वो 7 दिन है, और POP का 2 दिन है जब उसका सर्वाइकल म्यूकस चेंज होगा, ठीक है। चलो, अब तो फिर हमारी जिंदगी आसान हो चुकी है अगर आपको ये बात समझ आ गई है। तो ये देख लें, अगर पहला हफ्ता है, देखिए इफ पिल आर मिस्ड इन द फर्स्ट वीक, पिल के लिहाज से फर्स्ट वीक है, पिल 1 से लेके 7, इट्स नॉट फॉर LMP, ठीक है। तो ECP शुड बी कंसीडर्ड। अगर उसका उपसी हो गया है या पिछले वाले हफ्ते में हो गया, तो पहले हफ्ते में ECP, दूसरे हफ्ते में C कंटिन्यू करेंगे, नो इंडिकेशन ऑफ ECP, क्योंकि 7 दिन इफेक्टिव खा ले तो ओवुलेशन इनहिबिट हो जाती है। तो बस ठीक है, तो बस उसने क्या करना है, बस अब अगले 7 डेज थोड़ा परहेज कर ले, वो फिर एक्सपोर्टिव मेथड है, अदरवाइज कंटिन्यू करे। और 3rd वीक में पिल के 15 पिल से लेके 21 पिल के दौरान, मैं LMP नहीं कह रही, मैं पिल कह रही हूँ, इसके दौरान अगर मिस होती हैं 2 गोलियां, तो ओमिट द पिल फ्री इंटरवल, जो 7 दिन अगले थे जो उसने कुछ नहीं खाना था, वो फिर वो ओमिट करेगी, अगले दिन नया पत्ता खाएगी। बाकी सारी गप्पें छोड़ो इसके वो सारी मजीद कंफ्यूज कर देती हैं। जो प्राइमरी कंसेप्ट है वो बस यही है जो मैं बता रही हूँ। तो यस, अच्छा देखो, अगर 1 पिल स्टैंडर्ड गोली मिस हुई है ना, तो कुछ भी नहीं करना, द मिस्ड पिल शुड बी टेकन एज सून एज इट इज रिमेंबर्ड, द रिमेनिंग पिल शुड बी कंटिन्यूड एट द usual टाइम, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट usually required।
ठीक है, हाँ 2 या 2 से ज्यादा है या 48 आवर ऑब्वियसली, तो फिर आपने देखना है कौन सा होता है। वट एवर इज द वीक, जो सपोर्टिव मेथड है ना वो ये है कि मोस्ट रिसेंट पिल तो खानी खानी, ठीक है, रिमेनिंग पिल अपने टाइम पे खा ली, इसका मतलब है 2 एक दिन में 2 गोलियां खा सकती है, बट 3 कभी नहीं खानी, ठीक है। कॉन्डम फिर यूज करने हैं या फिर ऑक्सी नहीं करना 7 डेज तक। ये किसी भी वीक के साथ सपोर्टिव मेथड है, बट वीक वाइज जो प्राइमरी मेथड है वो हैव डिस्कस्ड दिस। ओके, तो अब आ जाए पीओपी पे। मैं पीओपी मैंने बोला 3 तरह की आई हुई है, ट्रेडिशनल और डेजोजेस्ट्रल तो फिर भी तुम्हें वो आसान लगेगी, ड्रॉस्पिरिनोन तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी अच्छा खासा, दिस इज एन एक्सेप्शनल पिल, नीदर इट इज रिकमेंडेड फॉर योर एग्जाम, ठीक है। और अगर आप आईएमएम करते हैं, आप एक्सीपीएस करते हैं, तो फिर आपने वो तीसरी पिल भी याद करनी है। ट्रेडिशनल पिल जिसमें लेवोनोडेस्ट्रिल है, अगर वो 3 घंटे लेट हो गए तो मिस्ड पिल हो गया, और डिजोजेस्ट्रिल जिसमें डेजोजेस्ट्रिल है, अगर उसमें 12 घंटे लेट हो गए तो इसका मतलब है पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, सर्वाइकल म्यूकस में जो सस्टेन्ड इफेक्टिवनेस थी, थिकनेस की, वो लॉस हो गई, एंड स्पर्म कैन पेनिट्रेट कम इनटू द यूट्रस एंड ट्यूब्स एंड कैन फर्टिलाइज। तो क्या करना चाहिए, एडिशनल मेथड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए ना, लेकिन यहाँ आपने पता ध्यान क्या रखना है, ये चीज यहाँ टाइमिंग का ध्यान रखना है। एक पेशेंट जो सुबह 8 बजे खाती है गोली, तो अगर वो 12 बजे उसको याद आता है उसी दिन उसी डेट पे, तो उसकी मिस्ड पिल हो चुकी है। एक पेशेंट जो 8 बजे गोली खाती है, ठीक है, और उसको 4 बजे 12 घंटे, हाँ अगले 8 AM पे लेनी थी, और PM 8 PM क्रॉस हो गया, मतलब 9 PM हो गया, तो फिर उसका मिस्ड पिल हो गया। तो ये ज्यादा अच्छी नहीं है, इसमें कितनी लिबर्टी है कि चलो भाई 12 घंटे तक तो बंदा कोई काम में बिजी होता है। और जो तीसरी पिल है ना ड्रॉस्पिरिनोन, वो सबसे अच्छी है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट खा ले तो मिस्ड पिल नहीं होती, दिस इज द गुड थिंग। एनीवे, अगर ये हो गया ना तो फिर क्या करना है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पिल मिस होने से पहले उपसी हुआ है ना, मतलब कॉन्डम यूज कर रही थी, नहीं यूज किया, एडिशनल उपसी कहते हैं अनप्रोटेक्टिव कोइटस विदाउट यूजिंग द बैरियर मेथड्स, तो शी वाज टेकिंग पीओपीज एट दैट टाइम, तब तो मिस नहीं हुआ ना, तब नहीं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का सोचना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का तब सोचना है, emergency contraception is indicated if OPSI occurred after the missed pill. This is the very good, buzzword. You can save your various MCQs to being spiked. होता ये है कि वो कहते हैं पेशेंट ना 8 डे पे ना उसका उपसी हुआ है, डे 10 पे तो उसने पीओपी मिस कर दी, 3 घंटे लेट हो गई, तो आपने क्या करना है, रीश्योर करना है भाई। हाँ, अगर उसने डे 10 पे उसका मिस हुई है पिल और अगले दिन उसका उपसी हुआ है, अब इसने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन खानी। ओके, अब क्लियर है इधर आपको? यू पीपल आर क्लियर हियर? फातिमा, जाहिदा, टेल मी क्लियर? ओके, चलिए आगे फिर क्विज करना चाहिए एक आपके साथ। तो जस्ट एक मिनट, yes, here is your quiz, this one. चलिए, टेल मी, आपने पीओपीज मिस होने के बाद कब तक एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करनी है, 48 आवर या 7 डेज? राइट इन द चैट बॉक्स। 48 या 7 डेज। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन की टाइम लिमिट 2 दिन है या 7 दिन है? यस एग्जैक्टली 2 दिन है, जबकि ओसीपीज में हमने 7 दिन पढ़ी थी, है ना। ये आपका एमसीक्यू है, पूछ जाते हो एग्जाम में, उल्टा कर देते हो। लेकिन पीओपी में एक वो मैंने बोला था ना एक्सेप्शनल पिल है, तीसरी पिल ड्रॉस्पिरिनोन,
वो 7 दिन के साथ ही है, वो ओसीपीज के साथ है। कभी वो ओसीपीज जैसी बन जाती है, कभी वो पीओपीज जैसी बन जाती है, इसलिए वो एक्सेप्शनली बोलती हूँ मैं उसको। एनीवे वो मैं नई पिल है, तो वैसे नई पिल आ सकती है एग्जाम में। चलो, तो तीसरी पिल का जिसका नाम है ड्रॉस्प्रिनोन, वो उसमें अगर पेशेंट पिल मिस कर दे 24 घंटे के बाद खाते हो आप, तो 7 दिन एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चलें अब हम अपने क्विज करते हैं। एक ट्रेडिशनल पिल 2 घंटे लेट हो जाए, क्या करना है? रीश्योर करना है या मिस्ड पिल लेबल करना है? यस, 2 घंटे लेट हो गई, व्हाट यू विल डू? मिस्ड पिल या रीश्योर? हमने कहा था 3 घंटे ट्रेडिशनल पिल में, 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं करना, रीश्योर। और अगर 5 घंटे लेट हो गई फिर क्या करना है? फिर उसको कहना है बीबी 24 घंटे परहेज कर, ठीक है। अगर परहेज नहीं होता तो फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का 48 आवर परहेज कर, वरना तो इसी भी का। अगर एक पेशेंट जो सीराजीटी या डेजोजेस्टिन वाली पिल ले रही है जो कि 12 घंटे तक इफेक्टिव है, अगर वो 10 घंटे के बाद लेती है तो रीश्योर कराना है या उसको कहना है कि मिस्ड पिल हो गया? क्या करना है? हाँ रीश्योर। अगर वो 13 घंटे हो गई, जबकि हमने तो कहा था कि 12 घंटे है, या 36 आवर, 24 में 12 ऐड करो 36 हो जाते हैं लास्ट पिल से लेके। अगर ड्रॉस्प्रिनोन वो यूनिक पिल है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, वो 24 आवर तक सेफ है, बट अगर वो 12 घंटे के बाद लेते हैं तो क्या रीश्योर करना है या मिस्ड पिल लेबल करना है? रीश्योर एक्चुअली 8 बजे मंडे को खानी थी, अब वो खा रही है अगले दिन 6 बजे ये वाली गोली ड्रास्प्रिनोन, डेट भी चेंज हो गई बट थी ड्रास्प्रिनोन, और कितने घंटे हो गए? 22। तो रेश्योर करना है या मिस्ड पिल लेबल करना है? Excellent. Now I am happy. I am successful. I have given you the concept. Now your life is easy in your part 2 exam, in your part 3 exam, and you have did a great job. Nobody, can stop you to master the contraception pills. Now, सारे ये missed pill और UK में की तंग लगता है. And we have done this. अब मैंने कहा था ना 75 याद कर लो यूपीए के साथ। अगर उसने एक पेशेंट बेचारी खा रही थी ट्रेडिशनल पिल, उसका बेचारी का खाने के बाद उसने बस कर लिया उपसी, तो उसका ओव्यूलेशन भी अभी नहीं हुआ। आपने कहा एलएनजी की भी चॉइस है, यूपीए की भी चॉइस है, अकापाटी की भी चॉइस है, नहीं वो कहती है नहीं मैं तो यूपीए खाऊंगी, तो यूपीए अच्छी है खाने के लिए। विद इन 2 days ऑफ टेकिंग पीओपीज कैन वी गिव हर यूपीए? जबकि हमने कहा था यूपीए इफेक्टिव तब होती है जब 7 दिन पहले तक कोई ऐसी ड्रग ना हो खाए जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ना हो। ये तो 42 दिन पहले तक पीओपी पे थी, तो इसको कहना है आप यूपीए ना खाएं, आप कापाटी रखवा लें, एलएनजी खा लें। एलएनजी मॉड्यूलेटर तो नहीं है ना, लिवोनॉर्टिन। अच्छा ठीक है, खैर ये पेशेंट नहीं है, वो पीओपी नहीं खा रही, शी इज गुड पेशेंट, शी हैज चूजन के नहीं मैं पीओपी नहीं खाती। शी वाज यूज, ये बल्कि बेचारी सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं थी, बंदा से गया हुआ था कहीं, अब वो बंदा घर आया, ठीक है चलो उपसी हो गया, आपके पास आ गए, आपने कहा तो ओवुलेशन तो तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हारा तो डे 13 है, तो ठीक है खा लो, यूपीए अच्छी है, 5 दिन का इफेक्टिव है और एलएनजी से ज्यादा सक्सेस रेट है, तो आप खा लो। वो कहती है मैं खा तो लूंगी लेकिन बंदा तो मेरा अभी भी घर है, एक उपसी के बाद समझ लें 2-3 उपसी तैयार खड़े हैं, तो फिर अब वो कहे मुझे यूं करें क्विक स्टार्ट पे डाल दें। क्विक स्टार्ट ये होता है कि पेशेंट वेट नहीं करती नेक्स्ट साइकिल में का, कि वो नेक्स्ट साइकिल के पहले 5 महीनों में, पहले 5 दिनों में गोली शुरू करे, वो कहते हैं मुझे अभी के अभी दो इस साइकिल में कवर करने के लिए, इसे कहते हैं क्विक स्टार्ट, जिसमें हम पीओपीज ओसीपीज दे सकते हैं। तो क्या इस पेशेंट को देनी चाहिए? क्विक स्टार्ट दे सकते हैं आफ्टर गिविंग हर यूपीए, और अगर देंगे तो उसको बताएंगे ना 5 दिन तक आपने फिर भी मतलब आपने खानी नहीं है 5 दिन तक, और आपने बैरियर मेथड यूज करने हैं। 5 दिन के बाद
आप स्टार्ट करेंगे अपनी कोई भी ऐसी क्विक स्टार्ट मेथड या पीओपी या ओसीपी लाइक पिल, क्योंकि आप यूपीए खा चुकी हैं, दिस इज अ रेसेप्टर मॉड्यूलेटर। आप पीओपी खाएंगी उसमें प्रोजेस्टेरॉन है, आप ओसीपीज खाएंगे उसमें प्रोजेस्टेरॉन है, ये ड्रग इफेक्टिव नहीं रहेगी फिर। ठीक है, क्लियर? राइट इन द चैट बॉक्स। मरियम को क्लियर नहीं है। देखो मरियम, एक पेशेंट ना खा रही थी पीओपी ट्रेडिशनल, उसकी पिल मिस हो गई, 4 घंटे लेट हो गई, आपके पास आई, आपने उसे समझाया देखो उपसी ना करो अगले 2 दिन तक, अगर हो जाए तो फिर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करनी है, बट उसका हो गया उपसी, तो दोबारा परेशान है, आपके पास आई, आपने कहा कि आपका साइकिल क्या है, उसने बोला मेरा तो आज डे 14 है, तो आपने हिसाब लगाया कि ओवुलेशन से पहले यूपीए और एलएनजी दोनों दी जा सकती हैं, आपने उसको बताया, तो उसने कहा नहीं मैं यूपीए खा लेती हूँ, ये 5 दिन के लिए भी इफेक्टिव है और जो है सक्सेस रेट भी इसका अच्छा है। तो फिर आप उसे क्या बताएंगे कि अभी तो आपने 2 दिन पहले पीओपी छोड़ी है, तो ये मॉड्यूलेटर वाली गोली जो आपके दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपोजिट है, तो यूपीए आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। ये तब इफेक्टिव होती है जब आप पिछले 7 दिनों में आपने कोई प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल ना किया होता। आप ये ना लें, आप एलएनजी ले लो, आप कापर्टी ले लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी मरीज ये है जो किसी भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे नहीं है और उसका रैंडम किसी भी डे पे उपसी हो जाता है, और किसी भी रैंडम डे पे एट एनी डे ऑफ साइकिल इफ पेशेंट इज नॉट टेकिंग एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ईसीपी इज रिकमेंडेड, चाहे वो डे 26 पे आ जाए, अगर उसका उपसी हो गया है बिकॉज वो किसी मेथड पे तो नहीं थी, तो हम उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर करते हैं। दिस इज वन ऑफ इंडिकेशन ऑफ गिविंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो वो कहती है ठीक है मुझे बता दें, आरएमपी पूछा डे 12 है, यूपीए आपने उसको कहा, उसने चूज कर लिए, अब वो ये भी फरमाइश करती है कि मैं ना पीओपी खाना शुरू कर देती हूँ उसी साइकिल में ना, स्टैंडर्ड कवरेज के लिए। आप कहेंगे नहीं अगले महीने वेट कर लो, अगले महीने जब महामारी आए तो विद इन 5 डेज खा लेना, कहती है नहीं मैं वेट नहीं कर सकती। तो फिर आपने उसको ये बोलना है कि आप यूपीए खा चुकी हैं, आप कोई भी ऐसी मेथड या गोली नहीं खा सकती अगले 5 दिनों तक जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि यूपीए और प्रोजेस्टेरॉन दोनों आपस में इन अपोजिट है। आप प्रोजेस्टेरॉन खाएंगी, मैंने आपको मॉड्यूलेटर दिया होगा, तो इन 5 दिनों में आप मत खाएं, आप इस्तेमाल करें बैरियर मेथड, या कुछ भी ना करें इन 5 दिनों में। और इसके बाद फिर आप स्टार्ट कर लें। अब क्लियर है? ओके ग्रेट। बस तो आप अगर कोई भी ड्रॉस कोई पीओपी और ओसीपी विद इन 5 डेज शुरू करते हैं ना साइकिल, नेचुरल साइकिल के, तो वो उसी दिन से इफेक्टिव है, लेकिन अगर उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो वो उस दिन से इफेक्टिव नहीं है। ओसीपीज की सूरत में 7 दिन एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन और पीओपीज की सूरत में 48 आवर्स एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन इज इंडिकेटेड। ठीक है, मैंने बोला था ना ट्रांसप्रेनोन ये जो तीसरी पिल है वो घटिया पिल है, एक्सेप्शनल, वो माहवारी के पहले दिन ही खानी होती है, एक दिन भी लेट हो गए तो फिर 7 दिन का उसमें परहेज है अगला। ओके तो छोड़े इनको। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के इंडिकेशंस हैं, कब कब देनी है। अब गौर से सुनिए कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑन एनी डे ऑफ नेचुरल साइकिल, ठीक है, मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द डेज लीडिंग अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ ओवुलेशन। वो कह रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन व्हेन टू गिव, कभी भी देनी है जब भी उपसी हो, चाहे वो डे 26 है, लेकिन अगर अराउंड ओवुलेटरी डे है तो वो ज्यादा रिस्क पे है, बट देनी दोनों में ही है आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि डे 26 पे वो कहते हैं कि भाई हमारा ओपसी हो गया, एक एमसीक्यू आता है, और फिर वो उसको रीइश्योर करा रहे होते हैं, भाई वो ओसीपी के मैं पे नहीं थी। अच्छा, फिर अगर मैंने बोला था ना एक पेशेंट 21 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ आ जाती है, विद इन 21 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ ना ओवुलेशन होती तो नहीं है, इसलिए हम ओसीपी 3 वीक से ही स्टार्ट करते हैं, तो 3 वीक्स के बाद उपसी होता है, तो बस ठीक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देनी है। ठीक है, 5 डेज मिसकैरेज एक्टोपिक एंड यूट्राइन परफोरेशन के अंदर अंदर उपसी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आफ्टर 5 डेज हो तो फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देनी होती है। एक और बात, अगर आपका मिसकैरेज सर्जिकल है या मेडिकल है,
तो आप उसके साथ ही आईयूसीडीज रख सकते हैं और उसी दिन से उसने कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करनी चाहिए आइडियली। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए 5 डेज है और एनी मेथड के लिए एट द डे ऑफ मिसकैरेज ही है। डिलीवरी के बाद 21 डेज की लिमिट है, उसके बाद हम कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं। ठीक है, और अगर नहीं ड्यूप्सी हो गया तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देंगे। बाकी अगर कोई भी मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का वो ले रही थी और उसने उसको उसमें गड़बड़ की है तब भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देगी। तो देयर आर द इंडिकेशन ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो नाउ वी आर हियर अगेन। अच्छा, एक पेशेंट जो जस्ट एक मिनट, मिस्ड पिल हो गया, मिस्ड थ्रेड है, हमने कहा ना मिस्ड पिल मिस हो गई तो क्या करना है, अगर थ्रेड मिस हो गया आईयूसीडी का पट्टी तो फिर क्या करना है। तो फिर हमने पेशेंट का ये एल्गोरिथम देखना है कि थ्रेड कहीं स्पेकुलम डाल के देखे कि सर्विक्स में तो नहीं है तो बस ठीक है। बट अगर नजर नहीं आ रहा तो प्रेगनेंसी एक्सक्लूड करें, उपसी तो नहीं हो गया, उपसी हो गया तो फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन सोचें। एनीवे, अगर थ्रेड नजर नहीं आ रहा तो सबसे पहले क्या कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। दिस इज योर एमसीक्यू। एक्सरे नहीं कराना, सबसे पहले क्या कराना है, स्पेकुलम सर्विक्स देखनी है, फिर अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड पे अगर आईयूसीडी अंदर पड़ा हुआ है तो ठीक है, रखे रहने दो, नहीं नजर आ रहा तो फिर एक्सरे करें। एक्सरे एब्डोमेन का भी और पेल्विस का भी, सिर्फ पेल्विस का नहीं। आप क्या करते हो, पेल्विस का करा के आ जाते हो। अब वो अगर माइग्रेट कर गया, गट में चिपक गया तो फिर एब्डोमेन का भी तो होना चाहिए ना। नजर आ गया तो ठीक है, नजर नहीं आया तो फिर है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि फिल्म एडुकेट है एक्सरे की और ना स्कैन पे है ना एक्सरे पे है डिवाइस इंट्रायूट्राइन, तो इसका मतलब एक्सपेल हो गई है। और अगर नजर आ रही है तो आप देखें परफोरेशन तो नहीं हुई, परफोरेशन होगी तो दिस इज एन इमरजेंसी, फौरन की फौरन लेप्रोटमी करें। हाँ, परफोरेशन नहीं हुई तो फिर इलेक्टिव सर्जरी करके निकाल दें। नेक्स्ट आईयूसीडी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। ठीक है, अगर वो फिर भी कहती है मैंने आईयूसीडी रखवानी है तो रखते हैं, लेकिन 4 वीक के बाद। अच्छा, तो हमने पढ़ा कि थ्रेड मिस हो गया, हमारे पास आई, हमने पूछा कि इस दौरान कोई उपसी तो नहीं हुआ। फिर हमने पूछा कि लेट जाओ, हम स्पेकुलम करके देखते हैं। आपको फील नहीं हो रहा, मे बी सर्विक्स के अंदर रिट्रीव हो गया हो, आपको फिर भी नजर नहीं आया, फिर आपने इसको स्कैन लिख के दिया। फिर रेडियोलॉजिस्ट ने बोल दिया नहीं नजर आ रहा अंदर भी, तो फिर आपने फिर उसको रेडियोग्राफ करवाई, पेल्विस एंड एब्डोमेन का डुअल एपीओ लेटरल व्यू। उसमें आपको नजर नहीं आया तो आपने घर पर मतलब एक्सपेल हो गया, और अगर नजर आ गया तो फिर अगर ब्लैडर के अंदर है तो सिस्टोस्कोपी करके निकाल लें, और गट के अंदर है तो लैप्रोस्कोपी करके निकाल लें। इमरजेंसी तब बनेगी जब परफोरेशन होगी है, वरना इलेक्टिव है। अगर इसी तरह इम्प्लांट या जडेल या नेक्साप्लोरन रखा और वो गुम हो गया फिर उसको कैसे ढूंढना है, फिर अल्ट्रासाउंड के एक्सरे कर लें। कुछ जैसे नेक्साप्लोनोन नया इम्प्लांट है, ये एक्सरे पे नजर आ जाता है, बाकी अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाते हैं। नजर आ गया तो ठीक है, रिमूव कर दें। नहीं नजर आया तो फिर क्या करें। अब है तो इम्प्लांट ही, प्रोजेस्टेरॉन ही है ना, तो इसका मतलब है ब्लड में भी प्रोजेस्टेरॉन होगा। ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन है, बट आप ब्लड टेस्ट करा लें। ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन है लेकिन मिल नहीं रही डिवाइस, तो इसका मतलब है बॉडी में कहीं तो है, पूरे बॉडी का एमआरआई करा लें। या अब आपको ब्लड में भी प्रोजेस्टेरॉन नजर नहीं आ रहा और आपको मतलब पैल्पेट किया नहीं मिला ना स्कैन पे ना एक्सरे पे, तो फिर इसका मतलब है फेल हो गया। ठीक है, तो दिस इज मिस्ड इम्प्लांट, मिस्ड पिल, मिस्ड थ्रेड। डंपा मिस्ड कब होता है, डंपा 14 वीक्स के, एक पेशेंट ने 14 हफ्ते पे रखवाना था, वो आ जाती है 15 वीक पे के बाद। ठीक है, तो इसमें जो है डंपा का भी है एक, लेट मी टू चेक। नहीं, डंपा का नहीं मिल रहा मुझे, मैंने बनाया तो था डंपा का। आप मुझे बताइएगा कि कब हम, नहीं आ गया है शायद, ये छोड़ो, नहीं डंपा नहीं है। अच्छा एनीवे, डंपा का तुमने बताना है मुझे। मुझे लगता है 1 वीक डंपा ओवर ड्यू हो जाए, रुपसी हो जाए तो फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं। चले, तो दैट वाज अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। इससे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। हो गया, मुझे पेपर नहीं मिल रहा।
यस, मिल गई। चलें, आपकी फार्मा का एक बहुत बड़ा पहाड़ आपके सर से उतर गया। फार्माकोलॉजी, फिर अगेन कॉमन ड्रग्स जो इस्तेमाल होती हैं ना ऑब्जर्व में, ये देख लें आप, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट, तुम सब पे कसम है तुम लोगों ने रट्टा मारना है, यही आता है पेपर में। ठीक है, यूट्रोटॉनिक्स, ये जितनी माइजोप्रोस्टोल है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेंटो का साइड इफेक्ट्स याद करने हैं। पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जा रही है तो जैसे निफोडिपीन, एटोजिबान, ये सब देते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है। इसके मैं करवा चुकी हूँ पहले वाले सेशन में, बता इसलिए रही हूँ कि इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, मीफीप्रोस्टोन अबाशन में देते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीप्रोजेस्टेरॉन है, जैसे एटोजिबान जो है वो एंटी ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, यूट्रोटॉनिक्स जैसे माइजोप्रोस्टोल है वो PGE1 ब्लॉकर है, या PGE2 ब्लॉकर डाइनोप्रोस्टोन होता है। वी हैव डन दिस। मेडिकल डिसऑर्डर में एंटी हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी में फर्स्ट लाइन लेट्राजोल हमने पढ़ा, हमने कहा निफिडिपिन सेकंड लाइन, और फिर हमने कहा कि एटालेट रिटार्डिया मिथाइल डोपाइस थर्ड लाइन। ठीक है, अगर पेशेंट को अस्थमा है तो फिर लेबेटालोल नहीं देना, फिर हमने क्या देना है पेशेंट को, निफिडिपिन देना है। और अगर कार्डियक पेशेंट है तो फिर निफिडिपिन भी नहीं। तो इनकी इन कॉन्ट्राइंडिकेशन याद करेंगे तो फिर आप MCQ सॉल्व करेंगे। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन सी एंजाइम इंड्यूसर है, कौन सी नहीं है, कौन सी ट्रेटोजेनिक है, कौन सी नहीं है, ये याद करना है। एंटीकोएगुलेंट्स मोस्ट फेवरेट, वारफरिन से ही कोई मैं कहूँ तुम लोगों के 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, वारफरिन या एंटीकोएगुलेंट से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स को ये इनहिबिट करती है, और कौन कौन से फैक्टर प्रेगनेंसी में कम ज्यादा होते हैं, इस पे कोई 10-15 क्वेश्चन मैं हर रिकॉल में देखती हूँ। एंटीमेटिक्स प्रेगनेंसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन सारी। एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेगनेंसी में सेफ और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ, सर्ट्रालिन ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है और प्रेगनेंसी में सेफ है फ्लॉक्सिटिन। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स लिथियम कभी भी सेफ नहीं है। ठीक है, बट बाज़ औक़ात सेफ नहीं भी है, लेकिन चूंकि साइकोटिक है, वो ऐसा हो कि सुसाइड करके मर जाए तो फिर भी लिथियम देनी पड़ जाती है। बट लिथियम से एब्स्टीन नॉर्मली होती है, और इतनी लिथियम के भी पीछे खड़े होंगे। लिथियम एंड वारफरिन इज टॉप फेवरेट ड्रग्स फॉर योर एग्जाम। ठीक है, लिथियम कार्डियक राइट साइड की कार्डियक ब्लॉक्स कराती है, हाइपरट्रॉफीज कराती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कीमोथेरेपी, ATT, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स, HRT, सम्स, ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स। सम्स पे आई वांट वेरी गुड होमवर्क फ्रॉम डॉक्टर सादिया कादिर। FCPS किया हुआ है ना आपने? सम्स बताएंगे आप। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे सुन भी लूंगी, वैसे नेक्स्ट सेक्शन तो मेरा खैर फार्मा को तो नहीं है, बट मैं आपका होमवर्क जरूर सुनूंगी। सादिया, सम्स कितने होते हैं? टेमोक्सिफिन, रिलॉक्सिफिन, इनका बोन पे, एंडोमेट्रियम पे और ब्रेस्ट पे क्या इफेक्ट है? दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, अच्छा, बाकी कॉन्ट्रासेप्शन हमने कर लिया। डोपामिन एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्रोलैक्टिन के साथ इनके साइड इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, सारा कुछ। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसे एंटीमस्कुरेनिक्स देते हैं। बट आप इन्हें ये भी याद करना है कि वो पैरासिम्पैथेटिक्स है या पैरासिम्पैथोलिटिक्स है। नहीं, वो हम कर चुके हैं, बट मैं ही चाहती हूँ हमने फोकस करना है इन डोमेन में। अगर कोई भी फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहता है कि भाई मैंने 4 घंटे में पूरी फार्मा पढ़नी है और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं उसको ये कहूंगी कि जस्ट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। और सिर्फ जो मैं कह रही हूँ ना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, यही याद करें। बिलीव मी, फार्मा के 70% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप परेशान हैं, आप एग्जाम है अगले 4 दिन के बाद, तो फार्मा में यही कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको अपनी कैंडिडेट का बताया था ना, जिसने बहुत क्लोज टू एग्जाम तैयारी की थी, तो उसने मुझे बोला था मैडम मैंने ये किया था तो फिर मुझे अच्छा लगा उसका टोटका। मैडम ने बस, मैं ये तो नहीं कहती कि आप लोग भी इस तरह हरकतें करें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्मार्ट स्टडी से इफ यू हैव इवन 7 days या लाइक 7 days तो बहुत कम हो जाएंगे, वो तो FCPS थी, लाइक इफ यू हैव 3 weeks आप एक एग्जाम पास कर सकते हैं, वेदर यू आर डूइंग हाउस जब या यू हैव डन FCPS। जैसे मुर्गी अंडे पे बैठती है ना, वैसे बैठना पड़ेगा बस।
एनीवे मैं ये स्लाइड्स दोबारा बता रही हूँ बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एंटागोनिस्ट है ये ड्रग किस पे, B1 पे। लेबेटालोल किस पे है एंटागोनिस्ट, अल्फा बीटा नॉन सेलेक्टिव है ना, अल्फा बीटा नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। डोक्साजोसिन अल्फा 1 पे है। टोल्टिरोडिन मस्कुरीन पे है। अब टोल्टिरोडिन हम देते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर में, और मस्कुरैनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है, वैसे ब्लैडर कंप्लाइंस कम होती है, ब्लैडर छोटा होता है, बार बार पिशी आ रही होती है, अर्जेंसी बढ़ रही होती है, हम कहते हैं ब्लैडर फैल जाए, तो इसके लिए हमने मस्कुरैनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। तो क्या देंगे, एंटी मस्कुरैनिक टोल्टिरोडिन, ठीक है। रेनिटोडिन कहाँ एक्ट करती है, याद रखिएगा ये एगोनिस्ट नहीं एंटागोनिस्ट है। सिप्रोटिन रेसिटोड टेस्टोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है, ठीक है, एंटागोनिस्ट है। ओके, मेटाक्लोप्रोमाइड डोपामिन का एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट मेटाक्लोप्रोमाइड, ये एंटीमेटिक है। इसी वजह से जो पेशेंट एंटीमेटिक ज्यादा खाती हैं उनको एमिनोरिया हो जाता है, बिकॉज डोपामिन एंटागोनिस्ट है, प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा तो FSH खराब हो जाएगा, वो डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनने देगा तो ओवुलेशन नहीं होगी, तो साइकिल गया। अच्छा फिर ये, अब ये एगोनिस्ट है, हमने एंटागोनिस्ट याद कर लिया, अब एगोनिस्ट याद करें। साल्बिटामोल, मिथाइल डोपा, फिनाइल एपिनेफ्रिन, डाइजीपाम, मॉर्फिन, कैबागोलिन, मायरापेग्रेन, ये सारी ड्रग्स जो हैं अपने अपने रिसेप्टर्स पे एगोनिस्ट हैं। रिसेप्टर्स रट्टा मार लो, अब मैं टाइम नहीं है, मैं वैसे मेरा तो आइडिया होता है तुम लोगों को याद ही करा के छोड़ो। अब याद कर लें कि ये वाली ड्रग्स जो हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंजाइम पे, जैसे डिक्लोफेनिक का इस पे है, साइक्लोऑक्सीजनेज पे। हमने कहा था ना वो फास्फोलाइपेज मेम्ब्रेन, वो फास्फोलाइपेज आता है जब भी कोई इंजरी होती है, और वहां से दो जो है रूट होते हैं एंजाइम्स के, साइक्लो ऑक्सीजनेज और एक होता है लाइपो ऑक्सीजनेज, ठीक है। साइक्लो ऑक्सीजनेज को एनसेड्स खराब करते हैं और लाइपो ऑक्सीजनेज को स्टेरॉइड्स खराब करते हैं, तो ये खराब करते हैं, इनहिबिट करते हैं। रेमिप्रेमिल भी एंजाइम डिपेंडेंट ड्रग है, डिओस्टिकमिन एंजाइम डिपेंडेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिडोफिडिन अगेन एंजाइम, वारफरिन भी एंजाइम, और ये एंजाइम कौन सा है, इपोक्साइड रिडक्टेज, ये आना ही आना तुम्हारा पेपर में। आइसाइक्लोविर, ये थाइमिडिन काइनेज आना ही आना, मिथोट्रेक्सेट आना ही आना, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ये सब एंजाइम है। ये भी बताना चाहिए कौन एंजाइम पे है, कौन एगोनिस्ट है, कौन एंटागोनिस्ट है। आधे से ज्यादा फार्मा तो इसी तरह ऑर्गेनाइज करके तुम याद कर सकते हो अगर थोड़े से भी स्मार्ट हो। अब वो सारी ड्रग्स जो आयन चैनल के पीछे पड़ी हुई हैं, जैसे निफेडिपिन कैल्शियम ब्लॉकर है, डिल्टीजन ब्लॉकर है, विरापेमिल ब्लॉकर है, लेगुलेकिन सोडियम ब्लॉकर है, एमिलोराइड सोडियम ब्लॉकर है। तो याद नहीं भी हो तो इस तरह भी याद कर लो कि आयन चैनल्स पे कौन सी हैं, एगोनिस्ट कौन सी है, एंटागोनिस्ट कौन सी है, एंजाइम्स वाली कौन सी है, ठीक है। निफेडिपिन मैंने बोला था कि ये वो ड्रग है जो हम देते हैं टकोलोसिस, बट इमरजेंसी टकोलोसिस नहीं देते। इमरजेंसी टकोलोसिस ये है कि बच्चेदानी फटने वाली है, रप्चर होने वाला है, उसमें हम देते हैं सब वो क्या है, भूल गई क्या देते हैं सादिया, टर्बुटालिन, हाँ टर्बुटालिन देते हैं, ठीक है। टर्बुटालिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए इमरजेंसी में ही देते हैं, वरना निफेडिपिन ही फर्स्ट लाइन टकोलोटिक है। प्री टर्म लेबर में देते हैं टू गिव स्टेरॉइड कवर और टू गिव मैक्सल्फेट कवर फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। अगर माँ ठीक है, अगर माँ को एक्लम्शिया हो रहा है आप उसकी टोकोलोसिस कर रहे हैं, ये नहीं करना। उसका क्रीटा ब्लीड कर रहा है आप टोकोलोसिस कर रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। एटोजिबान, एटोजिबान ऑक्सीटोसिन ब्लॉकर है, ऑक्सीटोसिन लेबर करता है, तो लेबर को ना होने के लिए एटोजिबान देंगे ना, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये अच्छी है। कार्डियक पेशेंट में निफेडिपिन तो नहीं देते, एटोजिबान देते हैं क्योंकि कम साइड इफेक्ट्स हैं, कम टैकीकार्डिया कराती है। रिटोर्डिन हाइपरग्लाइसीमिया पैल्पिटेशंस कराती है, टर्बुटालिन कार्डियक अरिथमियास कराती है, इसलिए इमरजेंसी नहीं देती है। ये सारे टोकोलिटिक्स हैं, फिर ये सारी एंटी कैंसर हैं, और मैंने सिर्फ वही मैकेनिज्म बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है। एंटी मेटाबोलाइट ही पूछते हैं, एंटी मेटाबोलाइट में मीथो आएगा, 5FU आएगा या मर्क्यूप्टोप्रिन आएगा। अल्कलाइटिंग एजेंट्स में साइक्लोफॉस्फेमाइड आएगा या क्लोरम्बुसिल आएगा। एंटीबायोटिक्स में एक्टिनो, ब्लूमाइसिन, ये सारी आएंगी। स्पिंडल
पॉइजनस माइटोटिक जो स्पिंडल फॉर्मेशन के खराब करती हैं वो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टैक्सोल्स, ठीक है। हार्मोन्स में टमोक्सिफिन है, ठीक है, साउंड में ये। बाकी नाइट्रोजीरियास में ये हैं जो भी पता नहीं, प्लेटिनियम में सिस्प्लेटिन, प्लेटिनियम आ गया। एंटीबॉडीज में ट्रास्टुजिमाब, ये सारी ये एंटीबॉडीज भी ओवेरियन कैंसर में देते हैं। कैंसर हमारे 5 हैं, ओवेरियन, ब्रेस्ट, मोलर, ये 3 कैंसर्स में हम कीमोथेरेपी देते हैं। और एंडोमेट्रियल, वल्वल, विजाइनल एंड सर्वाइकल, इन सब में हम रेडियोथेरेपी देते हैं। तो एंटीबॉडीज एंटी कैंसर ओवरी में आएगी, और ये जो है इधर मिथो, ये मोलर में आएगी, ये एंटी मेटाबोलाइट है। और ये ब्लैडर कैंसर में आती है, साइक्लोफॉस्फामाइड। टमोक्सिफिन ब्रेस्ट कैंसर में आती है, ठीक है। और ये टैक्सोल स्पिंडल फॉर्मेशन, ये जो है ओवेरियन कैंसर में आती है, ठीक है। ओके, सेल साइकिल की किस फेज पे ये खराब करती हैं, ये हमारे डॉक्टर मारिया आप लोगों को आजकल करा भी रही हैं। फिर डाइनोप्रोस्टोन PGE2 है, तो ये हमने कहा था ना, ये उसमें देते हैं अबॉर्शंस में, मेडिकल अबॉर्शंस में, या इंडक्शन ऑफ लेबर में। इंडक्शन ऑफ लेबर में एक ऐसी पेशेंट जिसका बिशप जो है वो 6 से कम है और प्रीवियस स्कार नहीं है, हम उसको देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू इंड्यूस लेबर, तो डाइनोप्रोस्टिन देते हैं। वैसे PGE1 पहले नहीं देते थे, बट अब नाइस 2021 में माइजोप्रोस्टोल या PGE1 या ब्रीकी ही देते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। और ऑब्वियसली पिगो मिसकैरेजेस में भी देते हैं। मीफीप्रोस्टोन सिर्फ हम देते हैं मिसकैरेजेस में, मेडिकल मिसकैरेजेस में, ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है। मुझे हमेशा बोलता है एटोजिबान और मीफीप्रोस्टोन। मीफीप्रोस्टोन चाहता है कि लेबर हो, डिलीवर हो बच्चा, एटोजिबान चाहता है ना हो। तो प्रोजेस्टेरोन तो अच्छा है ना प्रेगनेंसी के लिए, तो ये इसके एंटी है। और ऑक्सीटोसिन गंदा है प्रेगनेंसी के लिए, और हमने प्रेगनेंसी में पेन्स रोकने हैं, तो इसको हम इनहिबिट करेंगे। तो इस तरह करके याद कर लो, चलो जैसे इधर भी तुमसे याद हो। बाकी एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था मैंने, लेकिन मुझे पता था तुम भूल जाओगे और ये आना ही आना पेपर में। तो याद करो, सेल वॉल सिंथेसिस वाली अलग याद करो, ये डब्बा अलग बना हुआ है ना, ये सारा ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस वाली है, और ये ग्रीन डब्बा जो है ना, ये है प्रोटीन सिंथेसिस वाली। मतलब एंटीबायोटिक्स है ना, मारना है ना कीड़े को, तो वो इसके सेल वॉल को खराब करेंगी, कीड़ा मर जाएगा। जैसे पेंसिलिन है, बीटा लैक्टम, स्पेलोस्पोरिन, कार्बापेनिन, मोनोबैक्टम्स, वेंको, बेसिट्रिसिन या पोलीमिक्सिन, ये सारी सेल मेम्ब्रेन खराब करेंगे। और जो इसके डीएनए को खराब करेंगे, डीएनए गायरेज, ये क्यूनोलोन है, क्विंटप्लेट्स क्यूनोलोन्स, डीएनए से याद कर लें। आरएनए पॉलीमरेज रिफेम्पिसिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज में। और फोलेट सिंथेसिस, डीएनए में तो काफी लंज है ना, कोई फोलेट पे, कोई डीएनए पे, कोई आरएनए पे। डीएनए पे क्यूनोलोन्स जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन है, आरएनए पे रिफेम्पिसिन ATT है, फोलेट पे सल्फोनामाइड्स यूटीआई में देते हैं, या ट्राइमिथोप्रिम यूटीआई में देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें सल्फू FO है ना, तो ये फोलेट है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन सिंथेसिस में 3 हमारे आरएनए थे, राइबोसोमल आरएनए भी था। तो अगर सेल की खुराक ही नहीं बनेगी, प्रोटीन ही नहीं बनने देगी, फंक्शन ही नहीं होने देते, तो कुछ ऐसी दवाइयां दें जो उसको ना बनने दें। तो खराब 30 यूनिट या 50 यूनिट, इन पे कौन सी एक्ट करती है? 30 यूनिट पे एक्ट करती है टेट्रासाइक्लिन एट याद करने, एट, ये 30 एट 30 ईयर कुछ भी हो जाए, याद कर लो। 50 पे क्या है? मैक्रोलाइड्स, क्लिंडा, लाइनोजोलिड। लाइनोजोलिड बड़ी पावरफुल मैक्रोलाइड है, वो जो ढीठ से ढीठ यूटीआई और इन्फेक्शन होते हैं ना, उसमें एंड पे देते हैं हम जाके। और मैंने अक्सर देखा है कंसल्टेंट्स पहले ये देके बैठ जाते हैं, नहीं देना चाहिए। क्लोरामफेनिकोल और स्टेप, ये सारी 50 यूनिट में। अब ये याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, बाय एट 30 आवर्स पे आपने बाय करना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स AT मतलब टेट्रासाइक्लिन, 30 मतलब 30 सब यूनिट, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आएंगे ये एंटीबायोटिक्स बाय एट 30, बट सेल एट 2C, सेल कर दो 2C पे जाके। तो S से स्ट्रेप्टोमाइसिन, E से रिथ्रो, L से लाइनोसोलिड,
ठीक है, और 2C क्लोराम्फेनिकोल एंड क्लिंडामाइसिन, ठीक है, बाय एट 2C एट 40, सॉरी एट 50। तो 50 से याद, ये एग्जाम में बोलता है, मेरे बच्चे आके अक्सर अक्सर जब भी आके पूछते हैं यही भूल के आते हैं, मैडम याद ही नहीं रहा 30 पे ब्लॉक था या 50 पे। तो फिर मैंने पिछले सेशन को भुगतने के बाद तुम लोगों के लिए निमोनिक सर्च किया गूगल से कि याद कर लो, बाय एट 30 सेल 2C एट 50। तो सेल 2C से फिर याद कर लेना सेप्ट्रेप्टो, इरिथ्रो, लाइनोजोलिड, क्लोराम्फेनिकोल एंड क्लेंडा, ठीक है। तो ये आपके एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यही आता है, नथिंग एल्स, कोई अव्वल नहीं है ये, ठीक है। एक और भी तरीका है वैसे, जीसीपीसी माल्ट, जीसीपीसी माल्ट प्रोटीन, माल्ट होता है ना प्रोटीन सिरप, तो देखो जीसीपीसी, जीसीपीसी, तो हाँ जीसीपीसी माल्ट प्रोटीन्स में ये जो जीसीपीसी है ना, ये वाल को खराब करता है। तो वाल को खराब करना, ये सारी कार्बापेनीन्स, जी से ग्लाइकोपेप्टाइड्स, कार्बापेनीन्स, जीसीपीसी पेनिसिलिन, सी से सेफेलोस्पोरिन, जीसीपीसी वॉल खराब करता है। और माल्ट प्रोटीन, प्रोटीन पे को माल्ट खराब करता है। माल्ट क्या है? मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, लिंकोल, टेट्रा, ठीक है। सल्फोनामाइड्स में एफओ है, तो ये फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर है। और फ्लोरोकिनोलोन्स, क्विंटुप्लेट्स जो होते हैं हम डीएनए में पढ़ते हैं, तो ये इनहिबिट करते हैं डीएनए, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मुझे आप बताएं, मैंने लिखा एट, हाँ, बाय एट 30, क्या कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है? टेल मी। एट से क्या था? हाँ, अमाइनो, तो 30 सब यूनिट एक्ट करती है। एट टेट्रा, इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरियाज की, और 30 सब यूनिट ऑफ माइराइबोसोम्स भी करती है, ठीक है। अच्छा, फिर बाय तो करिए 30 पे, अब बेचना भी तो है ना। सेल एट 2C 50, तो ऐसे क्या है? स्ट्रेप्टो, एक्सलेंट। ई से क्या है? वो सारे मैक्रोलाइड्स ही आ गए ना, इरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड, लाइनोजोलिड, है ना, सेल लाइनोजोलिड्स, ठीक है, ओके। और 2C से क्लोराम्फेनिकोल का, फिर दूसरा मुझे भूल गया, मैं भी देखती हूँ। ये निमोनिक की सबसे बुरी बात है, भूल भी जाते हैं जब तक उनको रटाना हमारा। हाँ, ये है एस से स्ट्रेप्टो, इरिथ्रो, लाइनो, लिंकोसामीन्स, और फिर क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन एमसीक्यू है, आपने मारिया के साथ किए हैं ना सारे रिकॉल्स फार्मा के, तो क्लिंडामाइसिन हर हर दूसरे तो क्वेश्चन में आ रहा होता है, क्या करता है क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस 50 सब यूनिट, या फिर टेट्रासाइक्लिन अपोजिट 30 सब यूनिट, ठीक है। ओके, बस हो गए प्रोटीन, वो एंटीबायोटिक्स ऐसे रोते रहते हो एंटीबायोटिक्स दिख दिख के, ठीक है, ये सारे वही है। साइड इफेक्ट्स अब याद करिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेट्रासाइक्लिन दांत खराब करती है, सबको पता है। सल्फोनामाइड्स इनहिबिट करती है फोलेट मेटाबॉलिज्म, फ्लेयर नहीं है, फोलेट है, देखो। तो फोलेट मेटाबॉलिज्म खराब करती है सल्फोनामाइड्स, तो प्रेगनेंसी में देनी चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देनी चाहिए ना। अच्छा, सल्फासालाजिन, लेकिन सल्फोनामाइड्स, एक तरफ सल्फोनामाइड्स है, और हाँ प्रेगनेंसी में याद करने, यूटीआई में ये 3 ड्रग्स आती हैं, एक है नाइट्रो फ्यूरेंटाइन, एक है सल्फोनामाइड्स, और एक है ट्राइमिथोप्रिम। याद रख लें, ट्राइमिथोप्रिम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देनी, सल्फोनामाइड्स फर्स्ट में नहीं देनी। तो फिर फर्स्ट में क्या देना है? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड ट्राइमेस्टर याद करने हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में नाइट्रोफ्यूरेंटाइन नहीं देनी, सल्फा या ट्राइमिथोप्रिम देनी, बस ये अपोजिट है। सल्फा वो एक कड़वी गोली है जो कि चाहते हुए भी प्रेगनेंसी में दे देते हैं, ठीक है। अगर कोई और एंटीबायोटिक नहीं है, वैसे ये गंदी है, देख लेंगे, फोलेट मेटाबॉलिज्म खराब करती है। सल्फासालाजिन, ये वो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स है, रोमेटिक पे देते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में
अगर देना है तो वैस वी कैन गिव। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नेफ्रोटॉक्सिक हैं, कान भी खराब करती हैं, नहीं देते। किनोलोन्स परमानेंट अरेथ्रोपैथी करते हैं, नहीं देते। नाइट्रोफेरेंटाइन थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देते क्योंकि न्यूनेटल हेमोलिसिस कराती हैं। और क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती हैं। इसके अलावा जो याद करनी है वो आपने एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, वो याद करना है। मैं एटीटी की प्रेगनेंसी में बता दूं, प्रेगनेंसी में ना इरपी याद कर लें, इरिथ्रोमाइसिन, रिफेम्पिसिन, पायरोजिनामाइड एंड इथेम्बिटोल। तो ये पायरोजिनामाइड जो है ना वो हम नहीं देते प्रेगनेंसी में अनटिल अनलेस रेजिस्टेंस हो। मतलब आइडियली हम पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पायरोजिनामाइड अवॉइड करते हैं, बाकी तीनों दे देते हैं। बाकी हर एक का एक साइड इफेक्ट है। इसमें याद रखिएगा आइसोनियाजिन, आइसोनियाजिन का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स लीवर टॉक्सिसिटी नहीं है बल्कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। लीवर सारी की सारी खराब कराती हैं। और रिफेम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है, आइसोनियाजिन एंजाइम इनहिबिटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ओसीपी के साथ इनका पूछ लेते हैं लेना देना। और इसके बाद एटीडी के बाद एपिलेप्सी ड्रग्स में सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अच्छी सारी जो है ना ओसीपी को खराब करती है। लेकिन एक दवाई ऐसी है जिसको ओसीपी खराब करती है। मतलब ओसीपी खाने वालों में उस दवाई के जो सीरम लेवल्स है कम हो जाते हैं और मरीज को फिट पड़ जाता है, वो है लैमोट्रिजिन। तो इसलिए प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोन से होते हैं, लैमोट्रिजिन खाने वाले मरीजों की डोज ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि वो बेचारी ओसीपी से खराब होती है। और बाकी सबको ओसीपी खराब करते हैं। सारे एंजाइम इंड्यूसर खुद को खराब नहीं करते, बाकी दवाइयों को खराब करते हैं, याद रखिएगा। तो एपिलेप्सी में 3 तरह की दवाइयां हैं, एक एंजाइम इंड्यूसर है या इनहिबिटर है जैसे सोडियम वेलप्यूरेट, एक कुछ भी नहीं करती और ओसीपी इसको आके खराब करती है। लैमोट्रिजिन से यूजुअली एसजीए भी नोटेड है, देखा गया है। बाकी जो सोडियम वेलप्यूरेट है ना, दैट दिस इज 10-fold रिस्क न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के ज्यादा है। इसके बाद ये कार्डियक खराबियां कराती है। फेनिटोइन हॉट फेवरेट कार्डियक मालफॉर्मेशंस के लिए, बाकी सब कुछ कराती है बट कार्डियक इज इट्स कीवर्ड। और जो फिनोबार्बिटोल है ना, ये फेस डिफेक्ट्स कराती है, क्लेफ्ट पैलेट। तो सोडियम का हॉट फेवरेट न्यूरल ट्यूब है, फेनिटोइन का कार्डियक है, फिनोबार्बिटोल का क्लेफ्ट पैलेट है। और बाकी सारी की सारी करा देती हैं, बट प्राइमरी जो गंदा इफेक्ट है ना वो इनका मैं बता दूँ। तो एपिलेप्सी एंटीएपिलेप्टिक्स हो गई, एटीटीज हो गई और एंटीबायोटिक्स हो गई। अच्छा बाकी हाँ, बाकी प्रेगनेंसी में पेनिसिलिन, स्फेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स दे सकते हैं। जैसे इरिथ्रोमाइसिन देते हैं, लीकिंग हो जाए तो हम 10 दिन के लिए इरिथ्रोमाइसिन देते हैं, वो क्या है, मैक्रोलाइड है। और पेशेंट को जीबीएस हो जाए, इंट्रापार्टम प्रोफाइलेक्सिस, क्या देते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। स्फेलोस्पोरिन किसी भी ट्राइमेस्टर में दे देते हैं यूटीआई में। और एक पेशेंट को वारफरिन तो नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, देना पड़े तो फिर हेपरिन देते हैं बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। इसको याद कर ले, हिट डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। हिट मतलब एच हेपरिन, आई से इंसुलिन। माँ में जितने मर्जी इंसुलिन लगा दे बच्चे को कुछ नहीं होने वाला, माँ को ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ट्यूबोकुरेन ये भी नहीं क्रॉस करता प्लेसेंटा। बाकी एंटीकोगुलेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल एंटीकोगुलेशंस होती है और इंजेक्टेबल होती है। इंजेक्टेबल में तो हेपरिन है या फ्रैक्शनेटेड या फ्रैक्शनेटेड। ओरल में क्या है, वारफरिन और नॉन विटामिन के डिपेंडेंट ओरल ड्रग्स जैसे ये सारी रेटिबेग्रेन सारी हैं, देखते हैं अभी। खैर दे देते कब है, जब खून गाढ़ा हो जाए तो जम जाता है, जमता है तो थ्रोम्बोम्बोलिज्म हो जाता है, तो फिर पतला करने के लिए वो दवाइयां देंगे जो इन कोएगुलेंट्स को प्रोमोटिंग, क्लॉट प्रोमोटिंग प्रोटीन्स को खराब करेंगी, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस को खराब करेंगी। दे ऑल आर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो ये हम एमआईज में और थ्रोम्बोम्बोलिज्म में देते हैं। तो 2 तरह की ओरल एंटीकोएगुलेंट्स है, एक है विटामिन के डिपेंडेंट और एक है नॉन विटामिन के डिपेंडेंट एंटागोनिस्ट। इनको NOAC के इनका एब्रिविएशन है, नॉन ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। इसमें डेबिगेट्रिन और रिवेरोबैक्सिन आता है, ये हर पेपर में ही आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये नॉन विटामिन के एंटागोनिस्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। और फिर इनका है डेबिगेट्रिन 10A एक्ट करता है, रिवोबैक्सिन फैक्टर 2 पे एक्ट करता है, ठीक है। और विटामिन के एंजाइम जो था हमारा इपॉक्सी रिडक्टेज पे एक्ट करता है। अब विटामिन के पे याद रखिएगा
इसका मजीद डिटेल कि ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलेशन ऑफ दीज फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, प्रोटीन सी एंड एस, इन सब की कार्बोक्सिलेशन खराब करता है। अब ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, कोएगुलेशन में ज्यादा करते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं, सवाए एस के वो प्रेगनेंसी में स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए, हमने कहा था ना उसमें 30 टाइम्स बीटी का रिस्क है, तो अगर उसमें पहले से भी रिस्क है तो उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, बेचारी को डीबीटी हो गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको विटामिन के या नॉन विटामिन के डिपेंडेंट दे सकते थे ओरल एंटीकोएगुलेंट्स अगर ये टेराटोजेनिक ना होती, बट दे आर टेराटोजेनिक। तो अगर ये देते तो फिर ये क्या करती हैं, ये 2, 7, 9, 10 इनको खराब करती हैं और मरीज का ब्लड पतला हो जाता है, तो उसका मसला हल हो जाता है। एनीवे परप्यूरियम में हम दे सकते हैं वारफरिन, प्रेगनेंसी में हेपरिन नहीं रखे हैं। वारफरिन प्रेगनेंसी में सिर्फ मेटालिक कार्डिक वॉल्स में देते हैं और कभी भी नहीं देते। ठीक है, तो याद रखेंगे जो जो वारफरिन है ना, देखें कितने सारे फैक्टर्स को खराब कर रही है, तो इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, ये खुद भी बहुत सारी और दवाइयों को भी खराब करती है अपने साथ लेके। बट ये जो न्यू ड्रग्स है ना नॉन विटामिन की, ये अच्छी है, ये दे आर वेरी सिलेक्टिव। ठीक है, देखेंगे ये क्या करती है, सिलेक्टिवली इनहिबिट करती है थ्रोम्बिन फैक्टर 2 को, डेबिगेट्रिन, और रीवा वैक्सीन फैक्टर 10 को इनहिबिट करती है, एपी वैक्सीन भी, इडोक्सावैक्सीन भी, और ये इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ है। अब हम पेशेंट को वारफरिन खिला दें और वो लेबर में चली जाए, तो वारफरिन तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे का भी ब्लड पितला, आप फॉर्सेप लगाएंगे तो हेमाटोमा बन जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, और पेशेंट को बीपीएच हो जाएगा, आप सीरिन करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, कितना मसला है ना। और 10 दिन तक तो फिर इसकी हाफ लाइफ कहीं नहीं जाने वाली। तो अच्छी बात इस ऐसे मुकाबले में दे आर वर्किंग ऑन सच ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ हो, जिनको वी कैन इजीली रिवर्ट देम एंड फीवर इंटरेक्शंस। बट अभी तक ये जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है ना, दे आर स्टिल नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी। वारफरिन तो बिल्कुल भी नहीं, वारफरिन एम्ब्रियोपैथी कराती है, कौन सी एम्ब्रियोपैथी कराती है, नेजल डिस्प्लेसिया, दिस इज वेरी स्पेसिफिक विद इट, और स्केलेटल प्रॉब्लम्स कराती है। इसके मुकाबले में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम माइक्रोकफेली कराता है, और स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स आते हैं, बट नेजल डिस्प्लेसिया नहीं कराता, और अल्कोहल भी माइक्रोकफेली कराता है और कुछ नहीं कराता। हेरोइन आईयूजीआर कराती है, कोई टेराटोजेनिसिटी नहीं कराती। स्मोकिंग आईयूजीआर कराती है, या अब्रप्शंस कराते हैं ये, बट टेराटोजेनिक नहीं है। तो टेराटोजेनिक अल्कोहल है या वारफरिन है। ठीक है, हेरोइन और स्मोकिंग ये टेराटोजेनिक नहीं है, बट दे डू अब्रप्शन एंड दे मेक बच्चा छोटा। चले आगे हम चलते हैं, तो ये हमारा हो गया वारफरिन। याद कर ले, विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, जो भी स्टेम आया के बंदर के चूज कर ले इसके लिए। एंड एस्पिरिन क्या करती है, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीनेज करती है ना, वही साइक्लोजेनेस पाथवे एनसेड और एस्पिरिन का था, और मुझे लगता है इरिवर्सिबल है ये, दिस इज नॉट रिवर्सिबल। एस्पिरिन इरिवर्सिबल खराब करती है फंक्शन प्लेटलेट्स का। फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रीक्लेम्शिया हम देते हैं 12 वीक से टिल डिलीवरी। 36 पे बंद नहीं कर देना एस्पिरिन, जो कि आप करते हो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। 36 पे पहले ही कोएगुलेशन फैक्टर्स इतने ज्यादा होते हैं, इसने बेचारी ने एंटीकोएगुलेशन ने क्या बिगाड़ देना है। तो और 36 पे तो फिट्स पड़ रहे होते हैं ज्यादातर, तो डू नॉट स्टॉप इट। डोज 75 से 150 है इसकी, हाफ लाइफ 30 मिनट है इसकी, मुझे नहीं लगता 30 मिनट है। एस्पिरिन भी अच्छी खासी हाफ लाइफ है, बस मुझे चेक करना पड़ेगा, तुम लोग भी चेक करना ये दो बातें, रिवर्सिबल है ये, रिवर्सिबल और हाफ लाइफ पे भी देख लेना। बाकी नो नीड टू स्टॉप इन प्रेगनेंसी, दिस इज गुड थिंग। ये विटामिन के डिपेंडेंट नहीं है, तो साइक्लोऑक्सीनेज पाथवे पे है तो ठीक है, बस वी कैन गिव। लेकिन फिर भी पेशेंट में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है इसमें ना, और ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग पे फर्क पड़ता है। बाकी कमिंग फॉरवर्ड, ये तो सारे ये फैक्टर्स हैं, याद कर लें। ये जिनमें भी बैन 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 आ रहा है ना, वो फैक्टर 10A को खराब करते हैं, ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। इसको मैंने वैसे लिखा था फर्स्ट एड से, लेकिन मुझे लगा कि ये पैथो में ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए, अभी फार्मा के लिहाज से इसको स्किप करके जस्ट फोकस ऑन दिस के वारफरिन 7A पे एक्ट करती है, पीटी खराब करती है। रिबोरोवैक्सीन 10A पे खराब करती है, एपीटीटी खराब करती है। डेबिगेट्रन 2A को खराब करती है, तो ये एपीटीटी खराब करती हैं दोनों।
बाकी वार्फरिन में स्ट्रिंजेंट पाथवे खराब होता है तो पीटी से मॉनिटर करते हैं, तो हेपरिन को और बाकी सबको एपीटीटी से मॉनिटर करते हैं या एंटीटेनिक फैक्टर से मॉनिटर करते हैं, ठीक है, या एपीटी रेशियो से करते हैं। बाकी ये भी हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन भी हो गया। अब हम आते हैं ड्रग्स। अच्छा ये टेबल है कॉन्ट्रासेप्शन का, बस ये देख लो। इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ, पेशेंट जो कर रही थी ओसीपी खा रही थी, अब वो चाह रही है कि मुझे कोई और मेथड इस्तेमाल कर लें, तो विद इन 5 डेज कोई मेथड इस्तेमाल कर ले तो कोई मसला नहीं है, बट अगर उसके बाद करती है तो फिर एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन देंगे, ठीक है, बस यही लिखा हुआ है। तो अगर वैसे तो पेशेंट जो है अगर किसी ने माइनर रखवाई हुई है, उसने कहा मैं तो ओसीपी खाऊंगी, तो एज स्टार्ट एट एनी टाइम, ठीक है, लेकिन 7 डेज की कॉन्ट्रासेप्शन देनी है अगर विद इन 5 डेज स्टार्ट नहीं किया आप साइकिल, ठीक है। अगर आप पेशेंट स्विच फ्रॉम कर रहे हैं कापर टी से टू ओसीपी, तो कब आपने करना है, अप टू 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, रिक्वायरमेंट एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत ही नहीं है। बट अगर अदर देन दीज 5 डेज लेगी तो फिर 7 डेज का कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि 7 डेज लगेंगे, 7 एक्टिव पिल्स लगेंगी उसको ओवुलेशन को इनहिबिट करने में। बाकी ओसीपीज इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन। क्लोमिफेन सिट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर लें, दिस इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। प्रोजेस्टेरॉन मॉड्यूलेटर क्या था, यूपीए से, और सीसी या क्लोमिफेन सिट्रेट जो ओवुलेशन इंडक्शन इनफर्टिलिटी में देते हैं पीसीओएस में, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। यूपीए is a progesterone receptor modulator. Atosiban is a oxytocin antagonist. Mifeprostone is anti-progesterone. ठीक है, और लेजरा क्या है, लेट्राजोल, दिस इज एन एरोमेटेज इनहिबिटर। ग्रैनुलोसा सेल में क्या करती है, ये कन्वर्जन नहीं होने देती एस्ट्रोजन की फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि इसका जो कन्वर्जन एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देती है, तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो दैट्स व्हाई लेट्राजोल इज एंटी एस्ट्रोजन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो सीसी का है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या करती है, हाइपोथैलेमस एक्ट करती है, दिस इज एन एमसीक्यू एज वेल, वेयर सीसी एक्ट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। वहाँ क्या करती है, वहाँ जो रिसेप्टर्स होते हैं एस्ट्रोजन के उनके साथ जुड़ जाती है। दूसरे नंबर पे जुड़ने के बाद एस्ट्रोजन का उसके साथ जुड़ के उसी का काम खराब करती है। तो फिर क्या होता है, एफएसएच की स्टिमुलेशन को चेक कर रहा था एस्ट्रोजन, मोर अब नहीं करेगा, एफएसएच ज्यादा हो जाएगा, एफएसएच ज्यादा हो जाएगा तो फिर फॉलिकुलर साइज बढ़ जाएगा और ओवुलेशन हो जाएगी। हम यही चाहते हैं सीसी देके कि ओवुलेशन हो, अंडा बाहर आए, फर्टिलाइजेशन हो, बच्चा हो। ओके फिर आ जाए लेजरा के में, हाँ क्लोमिफेन सिट्रेट एंटी एस्ट्रोजन है ऑन हाइपोथैलेमस, द बिगेस्ट एमसीक्यू, बट इट डज इंक्रीज जीएनआरएच, इंक्रीज एफएसएच, इंक्रीज फॉलिकुलर साइज, इंक्रीज पॉजिटिव फीडबैक ऑफ, देखिए ओवुलेशन होने के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन सर्ज ज्यादा रहता है, अब ये पॉजिटिव हो गया फीडबैक। काम क्या था, पहले नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो गया। और ओवुलेशन के बाद क्या होता है, लेट सर्ज, फिर ओवुलेशन हो जाती है। लेजरा, लेजरा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें, और यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसको थोड़ा सा सेफ बनाता है एज कम्पेयर टू सीसी, ठीक है। दोनों ही फर्स्ट लाइन ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं, लेकिन लेजरा WHO ने रिकमेंड की है, नाइस ने रिकमेंड नहीं की, ठीक है। बाकी नंबर 1 पे क्या करती है ये, एंड कन्वर्जन नहीं होने देती टेस्टोस्टेरोन की एस्ट्रोजन में, एस्ट्रोजन ड्रॉप हो गई, एस्ट्रोजन ड्रॉप हुई तो थैलेमस को मैसेज गया कि भाई एस्ट्रोजन नहीं है, बनाओ बनाओ, ठीक है। तो उसमें जो है जीएनआरएच आ गया, जीएनआरएच आ गया तो एफएसएच रिलीज हो गया, एफएसएच आ गया तो डोमिनेंट फॉलिकल बन गया, वो बन गया तो फिर वो फट गया तो एलएच ज्यादा आ गया और एस्ट्राडायोल ज्यादा आ गई। अब एस्ट्राडायोल ज्यादा आ गई तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक जाके देगी दोबारा और एफएसएच कम हो जाएगा, तो साइकिल में ऐसा होता रहता है चल, और हमारा ओवुलेशन हो जाती है। तो दैट्स अबाउट दिस, बस आपकी फार्मा डन एंड डस्टेड, ठीक है। चले, एनी अदर थिंग, इरिवर्सिबल है, ठीक है, मुझे भी याद आ रहा था, लोप्रिन इरिवर्सिबल है, साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। सादिया कादिर अपना होमवर्क भेज देना सर्म्स पे, आई विश आई कुड ऐड इट हियर, लेकिन अब तुम हो ना।
अल्लाह हाफिज।